Uh, Many students are joining the session, so we can continue the session. We will admit the students in between. Okay. Shall we start this, sir? Yes, ma'am. Please Okay. start the session. A very good morning to sir and a very good morning to all the students. जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्लॉक 2 जो है उसमें पढ़ा था कि जो प्री नेटल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, ठीक है? कि द प्री नेटल डेवलपमेंट मीन्स development during the prenatal period. It will ensure the stages of prenatal development, it characterizes and the type of nutritional care and emotional support a mother need during pregnancy. ठीक है? So now we continue with the unit 5, physical, motor and sensory development of the neonate. ठीक है, यानी अब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि किसी भी नियोनेट का मतलब क्या होता है? न्यू बॉर्न। जो किसी भी बच्चे का जो फर्स्ट मंथ होता है उस मंथ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? नियोनेट। तो इन दिस यूनिट details a neonate sensory motor capabilities, a newborn routine and the milestones of physical development during the first year of life. यहाँ एक वर्ड है माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एज में एक एक स्केल बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको कि हम कवर करते हैं कि इस पर्टिकुलर एज तक एक बच्चा जो है वो फिजिकली मोटर सेंसर्स इमोशनल कितने तक कैपेबल होना चाहिए, उसको हम कहते हैं माइलस्टोन्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। यानी जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें तो यानी कि उसके माइलस्टोन में क्या चीज आ सकती है कि उसके इस एज में कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितना उसके अंदर किसी तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। So in this unit, also describe the important rules in taking care of the newborn. और इस यूनिट में हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी न्यूबॉर्न की किस तरीके से टेक केयर की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है नियोनेट। व्हाट इज नियोनेट? नियोनेट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द Ankita, जी सर। Ankita ma'am, जी सर। few students are requesting for in bilingual, ma'am. So try to elaborate in bilingual, ma'am. ओके सर। ओके ओके। हाँ, for topic and content wise we can. Yes, ma'am. हाँ, yes, ma'am. No. ओके सर। Okay. So, what is the neonate? Neonate is the term used to refer the newborn in the first month of life. कि किसी भी बच्चे का जो पहला मंथ होता है उसको हम नियोनेट की तरह रिफर करते हैं। दिस पीरियड इज अ वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द बेबी बिकॉज द एनवायरमेंट गेट सडनली चेंज एट द वोम। द नियोनेट फेसेस अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको किसी भी तरीके का एनवायरमेंट से स्ट्रगल करने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट when he comes out from the womb, the temperature is either too hot or too cold, or he want to breathe by own, so the neonate cannot control the environment. सो जो जो फर्स्ट डे होता है किसी भी न्यूनेट का वो क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर द बर्थ द न्यूनेट हैज टू मेक एफर्ट to satisfy every need and has to depend wholly on adult, majorly the mother. But as you will but the newborn has many capabilities which help her to adjust in the new surrounding. That means कि जो न्यूनेट होते हैं वो बेसिकली अपने बर्थ के बाद अपने जो पेरेंट्स होते हैं और बेसिकली उनकी जो मदर होती है उनके ऊपर वो डिपेंड होते हैं। लेकिन आगे आप अभी जैसे पढ़ेंगे कि जो नियोनेट होते हैं उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं जिसके थ्रू वो एनवायरनमेंट में आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। द फर्स्ट डे a full term Indian baby has on average weight of about 2.5 kg। जो एक नॉर्मल बेबी का वेट होता है इंडिया में वो 2.5 kg होता है। जो बेबी टू बेबी वेरी करता है, कई बार इससे ज्यादा भी होता है और कई बार इससे कम भी होता है। जब बेबी जो है वो मदर की वोम से बाहर निकलता है तो उसका हेड जो है, हेड इज अ लार्ज इन पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था
कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो की तरफ होता है। तो इसी कारण से क्या है कि जो बेबी होते हैं उनका जब वो बॉर्न करते हैं तो उनका जो हेड होता है वो बाकी बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा होता है, और इसी कारण से इस समय क्या होता है कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बाकी डेवलपमेंट से ज्यादा होता है। और साथ ही साथ आफ्टर अ वीक इनके जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, वो भी एनलार्ज जो है वो दिखने लगते हैं। फर्स्ट डे में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दैट इज हर क्राई। आफ्टर सून द बेबी बॉर्न सी गैस ऑफ द एयर टू ब्रीथ। वो जैसे ही कि अभी तक तो जब वो उनके अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मदर का जो प्लेसेंटा होता है उसी के थ्रू सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो वोम के बाहर निकलते हैं, उस प्लेसेंटा को कट किया जाता है, वैसे ही क्या होता है कि वो ब्रीथ लेने के लिए एयर को जैसे ही अंदर करते हैं तो क्या होता है कि बेबी जो होते हैं वो क्राई करते हैं, और उनकी ये फर्स्ट क्राई जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बेबी जो होता है वो आसानी से क्राई ले लेता है तो दैट इज ओके, और अगर चाइल्ड जो है वो बर्थ के टाइम ब्रीथ नहीं करता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो क्या होता है कि कई बार कि उनके ब्रेन ऑक्सीजन जो है वो उनके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से किसी भी तरीके का जो सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, सेरिब्रल पाल्सी है या और कोई मेंटल डिसऑर्डर है, वो होने का डर रहता है। After the birth, the cry, the baby has difficulty to breathing due to presence of amniotic fluid in the lungs. जब बेबी जो है वो मदर के वोम में होता है तो वो उसके चारों तरफ एक फ्लूड का कवर होता है, एमनियोटिक फ्लूड। तो उस एमनियोटिक फ्लूड के कारण भी क्या होते हैं, बेबी जो होते हैं वो उनको ब्रीदिंग करने में जो है वो दिक्कत होती है। बट क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे 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 उनको सिंजिंग होती है, कॉफिंग होती है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि उनकी वो जो उनका एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे खट जाता है और बेबी जो है वो आसानी से ब्रीथ करने लगते हैं। The next is the Apgar scale. It's a scale where the hospital or the doctor measure the baby physical condition. They evaluate their physical condition in Apgar scale. It's a scale जिसमें उनकी Apgar means activity, pulse, Grayman's appearance and the respiration जो है वो उनकी मेजर की जाती है। तो ये बेसिकली एक तरीके का स्केल होता है जिसको डॉक्टर जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं टाइम टू टाइम, 5 मिनट आफ्टर 10 मिनट, और उसके बाद देखते हैं कि बेबी की जो हेल्थ कंडीशन है वो किस तरीके की हो। उसमें वो क्या करते हैं, कुछ पॉइंट देते हैं, जैसे कि अगर उस स्केल पे उनका जो पॉइंट होता है वो 7 to 10 होता है, दैट मीन्स कि उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर एपिगर स्केल पे उनका जो रेटिंग आती है वो 3 तक आती है, 0 to 3, दैट मीन्स कि उनकी फिजिकल कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है, यानी उनकी एक्टिविटीज, उनकी ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। अब ये जो प्रॉपर नहीं होता है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है डिलीवरी के दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी जो मदर होती है उनको कई तरीके के पेन किलर के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और या ड्यू टू फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी एज इन केस ऑफ प्री मेच्योर या प्री टर्म बेबी, कि अगर प्री टर्म या प्री मेच्योर बेबी होते हैं तो उसके कारण से भी क्या होता है इस तरीके की कंडीशन होती है। तो ये जो है ये एपिगर स्केल जो है एक फर्स्ट टेस्ट होता है जो कि सून आफ्टर बच्चे जो है जैसे ही जन्म लेते हैं उसके बाद ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। द नेक्स्ट इज फीडिंग। फीडिंग जो है ये बच्चे के लिए जैसे ही वो बच्चा जो है वो वूम से बाहर निकलता है तो उसको मदर का मिल्क दिया जाता है। मदर का जो सबसे फर्स्ट मिल्क होता है वो किसी भी बेबी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है वो येलोइश, थिक येलोइश कलर का होता है, जिसको कि बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। और ये कोलेस्ट्रॉम जो होता है बच्चे की इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, उसके अंदर अच्छे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी तो वो क्या करते थे, इस मिल्क को डिस्कार्ड कर देते थे, लेकिन आज के समय में ये फर्स्ट मिल्क जो है वो बेबी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण क्या होता है कि जो मदर है वो बेबी को फीड नहीं करा पाती है, या उनको मिल्क नहीं प्रोड्यूस होता है तो फीड नहीं करा पाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, बच्चे को ऊपर का मिल्क, जैसे काऊ का मिल्क हो गया, या फिर उनको बॉटल फीडिंग हो गई, जैसे कि जो पाउडर वाला मिल्क होता है वो मिल्क उनको
प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन यहाँ मदर जो है वो जितना ज़्यादा बेबी को खुद से फीड कराती हैं, वो बच्चे के हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है और साथ ही साथ इससे बेबी और मदर के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो डेवलप होता है। The next point is other body processes. The neonate first elimination from the bowel is dark and sticky and is formed from the dead instant cell mucus fluid as well as was taken in by the baby while still in the uterus. यानी बेबी का जो फर्स्ट बॉडी का प्रोसेस जो निकलता है वो जो होता है वो बहुत ही डार्क कलर का उनका बाउल होता है और बहुत ही स्टिकी होता है। ये बेसिकली इस कारण से होता है कि उस समय उनको डिलीवरी के दौरान जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं या उनके अंदर जितना भी वेस्ट होता है और या फिर बेबी ने डिलीवरी से पहले मदर की डिलीवरी से पहले जो भी मदर ने खाया होता है उन सब के कारण उसका जो बाउल है वो बहुत ही डार्क और स्टिकी कलर का होता है। नाउ हेयर बिकम अबाउट कैपेबिलिटीज ऑफ द न्यूबॉर्न कि किसी भी न्यूबॉर्न की क्या कैपेबिलिटीज होती हैं। यहाँ हमें कैपेबिलिटीज के न्यूबॉर्न को पढ़ने की क्यों जरूरत है कि दीज कैपेबिलिटीज हेल्प्स द बेबीज टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट अराउंड देम। यानी ये कैपेबिलिटीज जो होती हैं वो बच्चे को एनवायरनमेंट को समझने में, बेबी को परसीव करने के लिए जरूरी होती हैं। बेबीज आर एक्टिव फ्रॉम बर्थ एंड दे एक्टिवली रिलेटेड टू द पीपल एंड द एनवायरनमेंट अराउंड देम। ठीक है कि बेबीज जो होते हैं उनके अंदर ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो एक्टिव होते हैं और इसी के थ्रू वो एनवायरनमेंट से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो द फर्स्ट कैपेबिलिटी इज मोटर कैपेबिलिटीज ऑफ द न्यूबॉर्न। मोटर कैपेबिलिटीज बेसिकली जो बेबीज होते हैं उनके अंदर जो मोटर कैपेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ कि जिसके थ्रू वो अपने किसी भी बॉडी के पार्ट को मूव करते हैं या किसी तरीके के एक्शन को शो करते हैं। द फर्स्ट रिफ्लेक्स इज रूटिंग रिफ्लेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटिंग रिफ्लेक्स कि जब हम बेबी के लिप के पास बेबी के लिप के कॉर्नर में अगर अपने उंगलियों को लेके जाते हैं तो उसका मुंह जो है वो उसी डायरेक्शन में होता है। दैट इज रूटिंग रिफ्लेक्स। द रूटिंग रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स जो है ये जनरली क्या होते हैं 3 मंथ्स में डिसअपेयर हो जाते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स इज सकिंग रिफ्लेक्स। एज यू नो कि बेबी के अंदर इनबॉर्न जो है वो सकिंग रिफ्लेक्शन की क्वालिटी होती है कि जब भी उनके माउथ के पास किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को, फिंगर को या जैसे उनके मदर के निप्पल है, बॉटल के निप्पल है, इनको ले जाया जाता है तो वो क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो इसको सक कर लेते हैं कि और ये सकिंग का जो रिफ्लेक्स होता है जनरली 7th मंथ में डिसअपेयर होता है। लेकिन ये जो रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स है बच्चों के अंदर कई तरीके के रिफ्लेक्सेस आते हैं। अभी आप पढ़ोगे कि और उनके अंदर क्या क्या रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं टाइम टू टाइम डिसअपेयर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो फिर धीरे धीरे वॉलेंट्री हो जाते हैं। वॉलेंट्री होने का मतलब है अभी तो क्या है वो इनवॉलेंट्री यानी वो अपने आप अचानक से हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग क्या होता है ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो वॉलेंट्री हो जाते हैं। यानी बेबी अपने कंफर्ट के लिए या फिर अपने किसी डिजायर को पूरा करने के लिए उस तरीके के रिफ्लेक्सेस को शो करते हैं। जैसे कि सकिंग है, प्राइमरी एज में तो क्या होता है जो नियोनेटल एज होता है उसमें वो सक करने के लिए, दूध को फीड करने के लिए सकिंग करते हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्स जो होता है आफ्टर 7 मंथ जो होता है वो डिसअपियर होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा थंब सकिंग की आदत होती है। ठीक है, तो ये थंब सकिंग क्या है उनके अंदर वॉलेंट्री है, यानी वो अपनी प्लेजर के लिए या अपनी वो किसी नीड को फुलफिल करने के लिए उस रिफ्लेक्सेस को यूज करते हैं। तो अबाउट 20 रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इस नियोनेट पीरियड में जो है वो देखे जाते हैं। ऑल रिफ्लेक्सेस हेल्प द नियोनेट टू एडजस्ट टू हर एनवायरनमेंट एंड टू सर्वाइवल। यानी जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं ये बच्चे को उन एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में और सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग होते हैं, जैसे आइज ब्लिंकिंग है।
आइज ब्लिंकिंग क्या है कि लाइफ लॉन्ग होता है। हम लोग भी आज तक क्या करते हैं, अपनी आइज को ब्लिंक करते हैं, या फिर किसी भी सेंसिटिव चीज के लिए हम रिएक्शन देते हैं। टू हॉट और टू कोल्ड है, अगर हमारा हाथ चला जाता है तो हम अपने हाथ को एकदम से हटा लेते हैं। तो अबाउट 20 रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो इस समय बच्चों को दिखाई देते हैं। और यही जो है यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर्स जो है या कोई भी पेरेंट जो है, अगर ये रिफ्लेक्सेस जो है वो बच्चे के अंदर नहीं होते हैं तो उससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सा एरिया है या कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है जो वर्किंग नहीं हो रहा है। The next is sensory capabilities of the neonate, कि जो reflexes sensory capabilities of the neonate, कि जो neonate है यानी जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 मंथ तक के बच्चे हैं, उनके अंदर किस तरीके की sensory capabilities होनी जाती है। As you know, we have 5 sense organs. So it is know that the eyes, ear and the other sense organ function in a remarkable manner फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, यानी कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है ये बर्थ से ही क्या होते हैं, स्टार्ट होने लगते हैं। तो सबसे पहला होता है विजन। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर विजन की पूरी क्वालिटी होती है। डिफरेंस क्या होता है कि एक अडल्ट की तुलना में उनकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं विजन की, वो थोड़ी कम होती हैं। जैसे वो पास की जो चीजें होती हैं, जो नियर बाय की चीजें होती हैं, वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाते हैं कंपैरेटिवली जो बहुत ही ज्यादा दूर की चीजें होती हैं। इन्फेंट कैन नॉट सी क्लियरली एज अडल्ट, वो बहुत बड़ों की तरह अडल्ट की तरह वो बहुत क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इट्स टेक अबाउट अ 2 और about a month or two टू डेवलप देयर कलर विजन। और कलर विजन भी जो होता है उनके अंदर डेवलप होने में ऑलमोस्ट जो है वो 2 मंथ्स का टाइम लगता है। The neonate can see object and clipper clearly when they are at a distance of 8 to 10 inches from our face। यानी जो neonate होते हैं वो जब उनसे कोई भी चीज जो है वो 8 से 10 इंच की दूरी पर होती है तब उसको वो क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जैसे जैसे दूर वो जाते हैं वैसे वैसे उनका विजन जो है वो पुअर होते जाता है। इसी तरीके से अगर विजन में हम लाइट की बात करते हैं तो वो जो मॉडरेट लाइट होती है या जो डिम लाइट होती है वो उनके आईज के लिए पीसफुल होती है। लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आती है तो वो उनकी आंखें जो है वो सेंसिटिव हो जाती है। इसी से आपने देखा होगा कि जो नियोनेट होते हैं अगर उनके ऊपर बहुत डार्क लाइट डाली जाती है तो उनकी आईज जो होती हैं वो क्लोज हो जाती है। Immediately after birth, the baby can follow a moving object with her eyes, कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो उसको भी आसानी से देख सकते हैं। देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज हियरिंग। हियरिंग फ्रॉम द बर्थ बेबीज रिस्पॉन्ड टू साउंड और दे टर्न देयर हेड्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। मतलब वो बहुत ही ज्यादा साउंड के लिए वो क्या करते हैं कि जैसे ही अगर वो किसी तरीके की आवाज सुनते हैं तो वो कैसे उसको शो करते हैं, वो अपने हेड को टर्न करके करते हैं। और इसमें भी वही बात है लाइट की तरह ही कि लाइट में जैसे वो जो सॉफ्ट लाइट होती है उसको पसंद करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो साउंड होता है वो जो बहुत ही मॉडरेट साउंड होता है वो उनको सही लगता है। अगर बहुत ही लाउड म्यूजिक होता है, बहुत ही लाउड नॉइज होता है तो कई बार क्या होते हैं बेबीज जो है वो डर के रोने भी लगते हैं। दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू ह्यूमन वॉइस एज कंपेयर टू एनी अदर साउंड। और बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं ह्यूमन वॉइस के लिए कंपेरेटिव टू अदर किसी वॉइस के लिए। सी और ही बाय द मंथ ऑफ 3 he or she can discriminate the mother voice from the other female voice in the very first week of the birth। यानी कि बर्थ से 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी मदर की वॉइस और दूसरे किसी और पर्सन के वॉइस में अंतर करना समझ जाते हैं। The taste and the smell, neonate can distinguish the 4 basic tastes: sweet, sour, salt and bitter। कि उनको जो बेसिक हमारे 4 फ्लेवर्स होते हैं स्वीट, सॉर और सॉल्ट टेस्ट, उसको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जनरली अगर हम उनको सॉल्टी वाटर देते हैं या किसी तरीके की बिटर कोई दवाई देते हैं तो वो उसको सक नहीं करते हैं। और नेक्स्ट इज टच। तो उनका जो टच होता है, जो सेंसिटिविटी टू टच इज वेल डेवलप्ड एट बर्थ। नियोनेट रिस्पॉन्ड व्हेन टच ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर टच किया जाता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स जो है वो
देते हैं, जैसे कि स्पेशली उनके जो माउथ, फेस या उनके जो पाम का एरिया होता है, अगर वहाँ किसी भी तरीके का उनको सेंसेशन दिया जाता है, तो वो उसको उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बेसिकली जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनके अंदर इस तरीके के मोटर रिफ्लेक्सेस और सेंसरी कैपेबिलिटीज होती हैं। नाउ द न्यूबॉर्न रूटीन, कि एक न्यूबॉर्न का रूटीन क्या होता है। As you know, the newborn sleeps for about 16 to 18 hours out of 24 in a day and remains alert for 6 to 8 hours. यानी वो उनका जो मोस्टली टाइम होता है अबाउट 16 टू 18 आवर्स का, वो स्लीप में जाता है और ऑलमोस्ट जो है वो 6 टू 8 आवर्स जो है वो एक्टिव रहते हैं। अब हेयर यहाँ पे भी यही बात आती है कि ये हर बच्चे की अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है कि बच्चे जो हैं वो कितना टाइम सोने में लगा रहे हैं और कितने टाइम वो एक्टिव है। बहुत सारे बेबीज ऐसे होते हैं जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्लीपिंग में जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि सोते नहीं है बल्कि उनका टाइम एक्टिव रहने में भी जाता है। इसमें एक और चीज इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो रात में जनरली ज्यादा अच्छे से सोते हैं, जबकि कुछ बच्चे जो होते हैं, यानी उनका स्लीपिंग पैटर्न ऐसा है कि वो रात में ज्यादा अच्छे से सोएंगे, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दिन में ज्यादा अच्छे से सोते हैं। An important implication of this cycle of caregiver is that the best time for interaction with the infant is just after she had been fed and is active. यानी कि बच्चे जो है वो जैसे थोड़ी देर सोए, फिर उठे, फिर सोए, फिर उठे, तो जब वो उठते हैं तो उस समय वही जो टाइम होता है वो केयर गिवर का बेस्ट टाइम होता है कि वो बच्चों के साथ अपनी जो बॉन्डिंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसमें जनरली क्या होते हैं, दो तरीके के स्लीप पैटर्न होते हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और दूसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये बेसिकली न्यूनेट से लेकर अडल्ट तक की एज या बाद तक की एज में भी ये स्लीप पैटर्न देखा जाता है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या होता है कि इसमें जब हम सोते हैं तो उसमें जो हमारी आईलिड होती है या हमारा हार्ट रेट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो बहुत तेजी तेजी बीट करता है, बहुत तेजी से फंक्शन करता है, या हम उसमें अपने दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करते रहते हैं। और नॉन रैपिड स्लीप में क्या होता है कि इसमें हार्ट रेट, ब्रीदिंग होती है वो स्लो होती है, रेगुलर स्लीप की तरह होती है। तो ये जो दोनों पैटर्न्स होते हैं ये बेबीज के अंदर भी देखे जाते हैं। नाउ केयर ऑफ नियोनेट, द केयर ऑफ नियोनेट मीन्स कि हम किसी के नियोनेट की किस तरीके से केयर कर सकते हैं। सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ केयर आर कॉमन टू ऑल बेबीज एंड मस्ट बी केप्ट इन माइंड। यानी बच्चे जो होते हैं उनके हर बच्चे की क्वालिटीज अलग होती हैं, एनवायरमेंट अलग होता है, लेकिन कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स होते हैं कि जो कि एक नियोनेट को एनवायरमेंट में सरवाइव कराने के लिए हर एक बेसिक पेरेंट को, एक केयर गिवर को करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि उनको एज फार एज पॉसिबल हो नियोनेट को ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए, क्योंकि इस ब्रेस्ट फीड से क्या होता है, बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिलता है और साथ ही साथ जो मदर और जो चाइल्ड है उनका रिलेशनशिप भी है वो स्ट्रांग होता है। बच्चे जो होते हैं वो उनको थोड़े थोड़े अमाउंट में ही फीड मिलता है और ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स के इंटरवल के बाद जो है वो उनको फीड दिया जाता है। अगर किसी कारण से मदर जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, तब उनको जो अदर मिल्क, फॉर्मूला मिल्क होते हैं वो मिल्क इनको प्रोवाइड कराने चाहिए। यहाँ पर ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि अगर बच्चे जो है, जो नियोनेट हैं, उनको अगर बॉटल फीड दी जा रही है तो वहां कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज होती है कंसिस्टेंसी, कि जो बॉटल फीडिंग है उसमें जो मिल्क है उसकी कंसिस्टेंसी ना तो डाइल्यूट होनी चाहिए और ना तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। यानी ये एक पर्टिकुलर अमाउंट में होनी चाहिए जो कि बच्चों को इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और टाइम टू टाइम, चाहे वो मदर का निप्पल हो, चाहे वो बेबी को हम ऊपर से बॉटल फीड दे रहे हो उसका निप्पल हो, उसको स्टरलाइज और क्लीन कर लेना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको जो ब्रेस्ट फीड है वो अगर उनकी केयर गिवर कराती है, उनकी मदर कराती है, तो ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस समय बच्चे जो होते हैं वो अपनी मदर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। So here is the sum of this unit. Physical, motor and sensor capabilities of the neonate. She has very well developed sensory capability. She can see, she or he can hear, smell, taste and feel touch. Her cheeks and jaw also especially formed to suck.
The infant is born with a collection of involuntary responses to stimuli referred to as reflexes, and these help her to survive. यानी यही reflexes जो होते हैं वो उनको survive करने में मदद करते हैं. The neonate has various sensory capabilities which help them to adjust to outside world. The neonate can see object clearly when they are at a distance of 8 to 10 years from her face. यानी जब वो 8 से 10 इंच की दूरी पर कोई भी चीज होती है उसको आसानी से देख सकते हैं. She can recognize the mother voice in the very first week after the birth. The sense of taste and smell are also well developed in the newborn. Sensitivity to touch is well developed at birth. Newborn respond when touch on any part of the बॉडी की. ये उनके सेंसरी इनका डेवलपमेंट था कि वो कितना होता है. द बेबी शुड बी फीड ऑन ब्रेस्ट मिल्क फॉर द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, नॉट ओनली बिकॉज इट मीट्स हर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो बिकॉज इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड. यानी बच्चे को मदर मिल्क पिलाना, ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. इससे सिर्फ उनकी न्यूट्रिशनल नीड ही पूरी नहीं होती बल्कि मदर और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशंस हैं वो भी डेवलप होते हैं. The diet of the lactating mother should be given due to attention. If the baby is bottle fed, several precaution need to be taken. यानी जो बच्चे की अगर मदर जो है वो बच्चे को डाइट दे रही है, बच्चे को लैक्टेटिंग करा रही है तो मदर की डाइट का ध्यान रखना चाहिए. और अगर बॉटल फीड करा रहे हैं तो सेवरल प्रिकॉशन जो है वो लेने चाहिए. Now the unit 6. The unit 6 is physical, motor and sensory development during infancy and toddlerhood. अब यहाँ पर हमने जो नियोनेट है उनके फिजिकल, मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा. अब इस यूनिट में हम जो इन्फेंसी और टॉडलरहुड का एज है, इन्फेंसी और टॉडलरहुड का मतलब 1 मंथ टू लेकर 2 इयर्स, 1 मंथ टू 2 इयर्स का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टॉडलरहुड. तो उस समय जो बच्चे होते हैं उनकी जो फिजिकल, मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे. यूनिट 6 आउटलाइन एंड स्पेसिफाई डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी कैपेबिलिटीज एंड फिजिकल ग्रोथ इन टर्म ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स फॉर द पीरियड ऑफ टॉडलरहुड. यानी 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनका जो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट है उसको हम बेसिकली 2 कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल. ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन केयरिंग ऑफ इन्फेंट एंड टॉडलर, कि इसमें हम कैसे किसी इन्फेंट और टॉडलर की केयर कर सकते हैं. चेंजेस इन द बॉडी पोर्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, आईज, इंटरनल ऑर्गन, एक्विजिशन ऑफ फाइन एंड ग्रॉस मोटर एबिलिटीज ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर आर हाईलाइटेड. यानी इसमें हम प्री स्कूल ईयर्स जो होते हैं यानी 2 साल तक की जो एज होती है उसमें जो बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी पार्ट मतलब ब्रेन है, आईज है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनमें क्या डेवलपमेंट होता है और उन डेवलपमेंट के कारण जो बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज में किस तरीके का चेंज आता है वो हम इस यूनिट में देखेंगे. सो हियर वी स्टार्ट. ये जो समय होता है 1 मंथ से लेकर 2 ईयर तक का, ये बहुत ही रैपिड चेंजेस का टाइम होता है. इस समय जो भी टॉडलर होते हैं इन्फेंसी से टॉडलरहुड में जब आते हैं तो उनके अंदर उनके बॉडी के साइज, उनके बोन्स, उनकी टीथ, उनके मसल्स, उनके हाइट, वेट, सारी चीजों में बहुत ही रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है. सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है चेंजेस इन बॉडी शेप एंड बॉडी साइज एंड शेप. बॉडी साइज एंड शेप में क्या होता है कि यहाँ जो उनकी, जैसे कि हमें पता था कि जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, हेड टू टो और सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होती है. ठीक है. तो इस पूरी एज में यानी 2 साल तक की एज में क्या होता है कि बच्चे का जो बॉडी का प्रोपोर्शंस होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है. एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का जो बॉडी का प्रोपोर्शन होता है वो कैसे होता है, उनका हेड बड़ा होता है और बाकी बॉडी के पार्ट छोटे होते हैं. लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, उनका हेड पहले बड़ा था लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका जो टंग लीजन है वो बड़ा हो जाता है. उस 3 मंथ्स में जो है वो बच्चे का टंग का पोर्शन यानी ये जो
5 to 3 मंथ में उनका जो ट्रंक का पोर्शन है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ऑलमोस्ट 2 ईयर तक आते-आते उनकी बॉडी का एक शेप जो है वो बच्चे का समझ में आने लगता है। और उनकी इन द सेकंड ईयर उनके आर्म्स भी बढ़ने लगते हैं और जो उनका ग्रोथ होता है वो और इसमें भी ग्रोथ में जो है वो उनकी हेरिडिटी का भी फैक्टर होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी लंबाई जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि कुछ बच्चे जो है वो उनकी लंबाई कम बढ़ती है। द सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ बोन, टीथ एंड मसल। बच्चे जो होते हैं वो उनके बोन्स बहुत ही सॉफ्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि एंड मोर लाइक कार्टेज। कार्टेज का मतलब क्या होता है? वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके बोन्स के अंदर जो कैल्सिफिकेशन होता है या हम कह सकते हैं उनके बोन्स के अंदर जो ऑक्सीफिकेशन होता है, जो कैल्शियम का जमाव होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसी कारण से जो न्यू बॉर्न होते हैं या फिर जो इन्फेंसी टाइम के बच्चे होते हैं 1 मंथ के, उनके जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि चूंकि उनके बोन्स सॉफ्ट होते हैं तो इसी कारण से उनके बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इन बोन्स के ऊपर कैल्शियम का जमाव होता जाता है वैसे वैसे क्या होते हैं उनके बोन्स जो है वो स्टिफर होने लगते हैं और उनके मसल्स जो है वो स्ट्रांग होने लगते हैं और उनका उनकी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो होने लगता है। आप सभी ने छोटे बच्चों के बेबीज के सर को नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक सॉफ्ट स्पेस होता है इन द मिडिल ऑफ द हेड, इज कॉल्ड फोनेटेल। फोनेटेल बेसिकली क्या होता है कि वहां पर ये क्यों होता है कि वो एकदम ही सॉफ्ट सा होता है जिसको कि अगर प्रेस करे तो वो दबने लगता है, बिकॉज वहां के जो बोन्स होते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। बट ऑलमोस्ट आफ्टर 9 मंथ टू जन्म लेने के 9 महीने के बाद तक क्या होता है वो बोन्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वहां का हेड जो है वो पूरी तरीके से हार्ड हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मसल, जैसे जैसे बेबीज जो है वो ग्रो करते हैं उनको उनका वेट जो है वो मसल्स डेवलपमेंट के लिए जैसे जैसे उनका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होते हैं उनका मसल्स जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होते जाता है। द मसल्स ऑफ द हैंड एंड द रिस्ट आर द फर्स्ट ऑफ हार्डन, मेकिंग इट इजियर फॉर द बेबी टू ग्रास्प एंड पिक द ऑब्जेक्ट। यानी जैसे जैसे उनके मसल्स हार्ड होते हैं वैसे वैसे ही किसी चीज को ग्रास्प करना है, किसी चीज को होल्ड करना है, वो चीज उनसे होने लगती है। डेवलपमेंट ऑफ टीथ, इन मोस्ट बेबीज द फर्स्ट टूथ अपीयर एट द एज ऑफ 6 to 8 मंथ। यानी 6 to 8 मंथ में जनरली जो बेबीज होते हैं उनके टिथ जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। दैट टीथ इज कॉल्ड मिल्की टीथ। मिल्की टीथ का मतलब ये परमानेंट टीथ नहीं होते हैं और एट द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स ये टीथ जो होते हैं वो अपने आप ही गिर के फिर परमानेंट टीथ जो है वो आने लगते हैं। और कई बार जो होते हैं कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जिनमें आफ्टर 1 ईयर भी इस तरीके के जो मिल्की टीथ है वो 1 ईयर तक भी में भी निकलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 6 मंथ में ही निकले, वो 1 ईयर में भी निकलते हैं। और अबाउट कंप्लीट सेट ऑफ 20 टीथ जो है वो बच्चों के मिल्की टीथ जो है वो निकलते हैं। द चेंजेस इन द हाइट एंड वेट, द चेंजेस इन द हाइट एंड वेट क्या है कि बच्चे का जो जन्म के समय एवरेज वेट होता है वो 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक होता है और उनकी हाइट जो होती है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, जैसे ऑलमोस्ट 1 ईयर तक आते आते जो बॉयज होते हैं वो लगभग 9.6 केजी के और गर्ल्स जो होती हैं वो 8.9 केजी की हो जाती हैं और उनकी बॉयज की हाइट जो होती है वो 75.7 और गर्ल्स की 74 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर जनरली ये देखा जाता है कि एज कंपेयर टू गर्ल्स जो बॉयज होते हैं उनका हाइट और वेट जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन हम इसको एकदम स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस चाहे बॉयज हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनमें ये चीज जो है वो देखी जाती है। ये एक एवरेज रेंज है कि इतनी हाइट जो है वो बच्चों की होती है। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, the development of the brain means the first 2 years are very the first 2 years are very important for the growth of the central nervous system. The central nervous system comprises of brain and spinal cord. जो हमारा central nervous system है उसमें basically दो
चीजें ऐड होती हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं या जैसे हमने जैसे किसी भी गर्म चीज को छुआ तो क्या होते हैं, हमारी जो नर्व्स होती है तुरंत स्पाइनल कॉर्ड को सेंसेशन देती हैं और वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है। और उस ब्रेन में क्या होते हैं, बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, वो एकदम से एक्टिवेट होते जाते हैं और तभी हमें कोई मैसेज पहुंचता है कि गर्म चीज और हमें हटाना है। तो चूंकि बच्चों का सर जो होता है वो जन्म के समय से ही बड़ा होता है, तो इसी कारण से 2 साल तक के बच्चों का ब्रेन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डेवलप होने लगता है। और इस समय जो बेबीज होते हैं उनको जितना ज्यादा, और बेबीज का जो ब्रेन का वेट होता है वो ऑलमोस्ट 300 टू 350 ग्राम होता है। ब्रेन जो होते हैं वो कंटिन्यू जो है वो डेवलप होते जाते हैं और एट द एज ऑफ 2 इयर्स उनके ब्रेन का वेट जो होता है वो जन्म के समय से डबल हो जाता है। और इस समय बच्चे को जितने ज्यादा ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए एक्टिविटीज दी जाती हैं, जितना ज्यादा उनको इंटरेक्शन दिया जाता है, जितनी ज्यादा उनके जो नर्व्स होते हैं उसको कैपेबल बनाया जाता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो किसी भी स्टिमुलस के लिए रिप्लाई करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। यानी द रोल ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ब्रेन के डेवलपमेंट में जो उनको एक्सपीरियंस मिलते हैं, यानी उनको उनकी सराउंडिंग से जितना ज्यादा अटेंशन मिलता है, जितना ज्यादा क्या होता है, जैसे सपोज एग्जांपल आपके पास कोई चीज रखी हुई हो, आप उसको जितना ज्यादा यूज करोगे वो चीज क्या होगी, यूज में रहेगी, तो वो खराब नहीं होगी। सेम इसी तरीके से ब्रेन के अंदर हमारे क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, वो नर्व सेल्स जो होते हैं उनको जितना ज्यादा स्टिमुलेशन मिलता है, वो जितने ज्यादा वर्क करते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर उनको किसी तरीके का एनवायरमेंट से या उनके मदर से, पेरेंट्स से उनको स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, तो क्या होता है, वो जो है कि बच्चे जो हैं तो उनको वो चीज स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, जिससे कि क्या होते हैं, बच्चों का जो डेवलपमेंट है ब्रेन का वो अफेक्ट होता है। नाउ ये तो था कि फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स, यानी उनकी बॉडी के अंदर किस तरीके के फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी के शेप साइज में, बॉडी की बोन सीट में, मसल्स में, हाइट वेट में और उनके ब्रेन में। नाउ हेयर मोटर डेवलपमेंट इन द फर्स्ट ईयर, कि फर्स्ट ईयर जो है ये 1 साल तक के बच्चे हैं, उनके अंदर किस तरीके का मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स are those skills which requires coordination of the large muscles of the body like shoulder, elbow, thighs and back। ठीक है, कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है वो किसको कहते हैं, जिसमें हमारे बॉडी के जो लार्ज मसल स्किल्स है, जैसे कि शोल्डर हो गए, हमारे आर्म्स हो गए, एल्बो हो गया, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और इस ग्रॉस मोटर स्किल्स के द्वारा बच्चे जो होते हैं वो रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, पुशिंग, पुलिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, ये सब सारी एक्टिविटीज जो है वो करते हैं। तो ऑलमोस्ट अबाउट फर्स्ट ईयर में बच्चे जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो करने लगते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। यानी अगर वो वॉक करते हैं, 1 साल तक का बच्चा जो होता है वो अपनी फीट पर खड़ा हो जाता है, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो चलने लगते हैं। लेकिन उनका चलने का पैटर्न क्या होता है कि उनके पैर जो होते हैं वो आउटवर्ड निकले हुए होते हैं। पैर जो होते हैं वो थोड़े से, उनका जो पैर है वो इस तरीके का बाहर निकला हुआ होता है, और हाथों को फैलाकर तब वो खड़े होते हैं। इससे क्या होता है, उनको बैलेंस बनाने में आसानी होती है। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स है उनमें ग्रॉस स्किल जो होते हैं वो अपने आर्म और किक को बार बार लेग करते हैं। By 3 months, the baby can lift her head and chest if placed on stomach। मतलब अगर हम उनके स्टमक पे हाथ रखते हैं तो वो अपने हाथों को, अपने पैरों को उठाने की कोशिश करते हैं, और उनको अगर हम किसी भी तरीके का सेंसेशन देते हैं तो वो अपने हाथों और पैरों को मूव करते हैं। और जैसे जैसे क्या होता है कि बच्चों की एज जो वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि उनकी किसी भी चीज की जो कैपेसिटी होती है ग्रास्प करने की, थ्रो कैच करने की, वो कैपेसिटी जो है वो
बढ़ती जाती है। फ्रॉम 8 to 9 मंथ शी और ही कैन क्रॉल। क्रॉल का मतलब क्या होता है? जैसे घुटनों के बल चलना। Once infant accomplished, she began to pull herself to standing a position while holding on to something। और एक बार जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं, तब उस समय वो फिर किस चीज की कोशिश करते हैं कि अब वो अपने पैरों पे जोर देकर खड़े होने लगे। यानी पहले, सबसे पहले बच्चे का स्टेप क्या हुआ कि उन्होंने क्रॉल करना शुरू किया, और जब वो क्रॉल करने में कैपेबल हो जाते हैं, तब वो अपने पैरों पर जोर देकर खड़ा होने की कोशिश करते हैं। By the 8 month old can stand up for a short while if there is the person support his or her hand। अगर ऑलमोस्ट 8 मंथ में अगर हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, उनको सहारा देते हैं, तो वो खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। नाउ द मोटर डेवलपमेंट इन द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में, जैसे मैंने आपको वॉकिंग के बारे में बताया कि ऑलमोस्ट 11 मंथ to 15 ईयर्स में बच्चे जो होते हैं वो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस समय उनकी जो वॉक होती है उसको बोलते हैं टॉडल्स। टॉडल्स का मतलब क्या हुआ? अपने पैरों को इस तरीके के करके वॉक करते हैं, इसीलिए इस एज को टॉडलरहुड भी कहते हैं। और थोड़ा बहुत वो क्लाइंबिंग भी करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और क्लाइंबिंग स्टेयर्स ऑलमोस्ट 19 to 24 मंथ्स में जो टॉडलर्स होते हैं वो स्टेयर्स को क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं। रनिंग जो होती है, वो बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट जो इनिशियल टॉडलर एज है, वो वॉकिंग और रनिंग उनका जो है वो दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहता है। और वो जो रन करते हैं वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, क्योंकि क्या होता है, उनका बैलेंस नहीं बनने के कारण वो अचानक से गिर भी जाते हैं। नाउ द फाइन मोटर, ये तो क्या था, रनिंग, वॉकिंग, ये क्या था, इनके फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स थे। अब इनके फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? बाय जो 8 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर किसी भी चीज को पिकअप करने की या ग्रास्प करने की कैपेसिटी जो है वो बन जाती है। टॉडलर जो है वो टॉडलर बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स वो क्या करते हैं? स्पून से लेकर किसी चीज को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि उनका जो उनके फिंगर्स होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसी कारण से क्या होता है कि वो कई बार कुछ चीजें खाते हैं तो उनके माउथ में ना जाकर क्या होता है, वो पूरा नीचे की ओर गिर जाता है। और बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स ये जो चीज होती है वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है। यानी 3 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो आसानी से अपनी किसी भी चीज को खा सकते हैं। और इस समय बच्चों के अंदर एक और क्वालिटी टॉडलर्स जो है उनके अंदर देखी जाती है, दैट इज स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है कि पेंसिल को लेकर कॉपी पे कलर वगैरह चलाना। तो इस समय जो बच्चे होते हैं, चूंकि उनके अंदर ग्रास्प करने की कैपेसिटी, पेंसिल को पकड़ने की कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, इसी कारण से क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उसको स्क्रबर करते हैं। तो दिस स्क्रम्बल एक्टिविटी, टॉडलर जो है वो अपने एंटायर आर्म्स को मूव करते हैं। चूंकि ग्रास्पिंग की कैपेसिटी डेवलप हो रही है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आर्म का यूज कर कर उस जो पेंसिल है उसको स्क्रबन करते हैं। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज हैंडेडनेस। हैंडेडनेस का मतलब क्या होता है? एक हाथ से दूसरे हाथ पर मूव करना। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं इस समय, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। यानी बेसिकली अपने सारे काम को कंप्लीट करने के लिए वो राइट हैंड का ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। तो इस समय में लेफ्ट हैंड अगर बच्चे होते हैं तो उनको अंकिता मैम, आपका पीपीटी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। जी सर। आपका पीपीटी प्रेजेंट नहीं हो रहा है मैम। सर 1 मिनट में फिर से करती हूँ। हाँ, यस मैम। अभी हो रहा है सर? नो मैम। ओके सर, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, प्लीज रीशेयर कर दीजिए मैम। जी सर। I don't know what is the problem.
अंकिता मैम, जैसे इनिशियल आपने शेयर किया था ना। सर वैसे ही शेयर कर रही हूँ, बट कुछ तो प्रॉब्लम अकर हो रही है। गिव मी 1 मिनट सर। हाँ, यस मैम। नाउ इट इज विजिबल। यस मैम, इट इज विजिबल मैम। ओके। इस समय बच्चे जो होते हैं वो थ्रोइंग, कैचिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो भी करने लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ माइलस्टोन्स होते हैं कि किस वीक में और किस मंथ तक वो क्या क्या एक्टिविटीज करने लगते हैं। जैसे कि लिफ्ट सेल्फ बाय आर्म व्हेन, जब उनके हम स्टमक पे प्रेस करते हैं तो वो अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज 2 मंथ में ये चीज स्टार्ट कर देते हैं और 5 मंथ तक वो इसमें रिफाइन हो जाते हैं। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी मोटर कैपेबिलिटीज। तो अब अगर यहाँ पे हम सेंसरी मोटर में सबसे पहले बात करते हैं विजन की, तो जो टॉडलर्स होते हैं उनका बाय द एज फर्स्ट ईयर तक उनका जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। और चूंकि डेवलपमेंट विजन, जो उनका ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है, उनके अंदर मैच्योरेशन ऑफ आई हो रही है, इसी कारण से क्या है कि उनका जो विजन है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। वो बाय द एज ऑफ 2 वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो, वो उसको आसानी से जो है वो देखने लगते हैं। और इनफैक्ट बेबीज हैव मोर परसेप्शन जो है वो उनके अंदर धीरे धीरे जो है वो ज्यादा डेवलप होता है। जो जैसे कि जो 2 to 3 मंथ्स के जो बेबी होते हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है वो बड़े होते जाते हैं, तो 2 और 3 मंथ्स हो जाते हैं तो उनका ध्यान जो होता है वो, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था पहले भी कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। तो इनिशियल एज में क्या होता है कि जब उनके अंदर इन्फेंसी का टाइम होता है या 1 साल तक के बच्चे होते हैं, वो बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। सपोज एक चेस बोर्ड है, तो अगर उनके सामने हम एक चेस बोर्ड रखें या फिर एक सिर्फ स्क्वायर सी चीज रखें, तो उनका ध्यान जो है वो स्क्वायर वाली जो शेप है, जो सिंपल सी शेप है, उसके ऊपर ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू चेस बोर्ड। और उसी तरीके से उनका ध्यान जो है वो जो ह्यूमन फेसेस होते हैं उनके ऊपर ज्यादा जाएगा, रेदर देन जो ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं उसके ऊपर कम जाता है उनका शेप जो होता है। और बाय द एज ऑफ 5 to 6 मंथ मोस्ट इन्फेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं अपनी मदर के जो फेसेस होते हैं, कि उसकी मदर का जो फेस है वो क्या शो कर रहा है। जैसे कि अगर मदर है वो डांट रही है, गुस्से में है, स्माइल कर रही है, या मदर जो है वो बहुत ज्यादा एंगर में है, तो इस चीज को बच्चे जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। जो हेयरिंग होती है, हेयरिंग जो होती है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है। वो बच्चे जो होते हैं वो वॉइस को डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि बाय द एज ऑफ 1 ईयर उनको जो रिदमिक साउंड होते हैं, जैसे कि उनको अगर किसी तरीके की राइम चला देते हैं, सॉन्ग्स चला देते हैं, तो क्या होता है वो उनके लिए ज्यादा प्लीजेंट वॉइस होती है और वो उसको इंजॉय करते हैं। स्मेल टच जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे जो 2nd ईयर तक उनका पूरी तरीके से डेवलप होने लगता है, क्योंकि ये तो बर्थ से ही स्टार्ट थे। तो बस क्या होता है इसमें धीरे धीरे उनके अंदर वो चीजें जो होती है वो रिफाइन होने लगती हैं। नाउ हेयर वी डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल, मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट, कि आखिर ये फिजिकल इस 2 साल तक के बच्चों के लिए जो फिजिकल, मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट है वो क्यों जरूरी है। पहली चीज, विद द इंक्रीजिंग मोटर स्किल
rapid physical growth and refinement of sense organ, the child's range of activity increase। यानी बच्चे के अंदर जैसे जैसे ये फिजिकल, मोटर और सेंसरी कैपेबिलिटीज जो है वो डेवलप होती हैं, बच्चे जो होते हैं वो एक्टिवली इंक्रीज होते हैं। कि पहले बच्चे जो होते हैं, अब क्या होते हैं, बच्चे दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, किसी भी चीज को पढ़ने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, फर्दर उनको और डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रांग होता है। और इसके कारण से क्या होता है, अब इस समय बच्चे जो होते हैं वो दूसरों से इंटरेक्ट करने लगते हैं। इस दूसरों से इंटरेक्ट करने के कारण क्या होता है, बच्चे के अंदर जो सोशल एस्पेक्ट है या जो सोशल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। द चेंजिंग physical, motor and sensory skill of the infant also influence the way people respond to her and the nature of interaction between them, thus it influence the infant social relationship। यानी बच्चे के अंदर ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इससे क्या होते हैं, बच्चे किस तरीके से दूसरों से रिएक्ट कर रहे हैं और दूसरे किस तरीके से बच्चे को रिएक्ट कर रहे हैं, तो इससे उनका जो सोशल रिलेशनशिप है वो इन्फ्लुएंस होता है। और साथ ही साथ इससे जो बच्चे होते हैं, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट कि उनके अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, क्योंकि एज द चाइल्ड बिगिंस टू मास्टर इन न्यू स्किल शी और ही ऑल्सो डेवलप पॉजिटिव फीलिंग। क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे 2 साल तक के बच्चे अगर वो आसानी से चलने लग जाते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आने लगती है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इससे उनका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, सेल्फ कंसेप्ट का मतलब अपने आप में अपने को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को समझना, ये चीज इंक्रीज होती है, जिससे फर्दर आगे की लाइफ में उनके लिए सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होने में या उनके लिए एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप होने के लिए जरूरी है। कई बार इस समय क्या होता है, बच्चों को किसी भी तरीके के कुछ हार्मफुल एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। जैसे कि या तो उनको क्या होता है कि किसी इलनेस के कारण, किसी मेडिसिन के कारण, या फिर उनकी किसी इंजरी के कारण क्या होता है, बच्चे अगर इस एज में उनको जो एक्टिविटी करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं और पेरेंट्स उनको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। तो इस फोर्स करने के कारण क्या होता है, बच्चों के अंदर कई बार जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। तो इस समय जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए क्या चीज जरूरी होता है कि बच्चे जो है उनको किसी भी एक्टिविटी के लिए फोर्स नहीं करना है, बल्कि उनको क्या करना है, उनको इस एक्टिविटी के लिए उनको सिर्फ एनकरेज करना है, उनको सपोर्ट करना है, सो दैट उनका जो आगे का फिजिकल, मोटर, सेंसरी डेवलपमेंट है या उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से बिल्डअप हो सके। नाउ here is the next point is care of the infant। यानी जो इन्फेंट होते हैं उनकी केयर किस तरीके से की जाती है। पहली चीज होती है फीडिंग। तो आप जैसे कि पता है कि जो 6 मंथ तक के बेबी होते हैं वो सिर्फ मदर मिल्क पर या जो बॉटल फीडिंग होती है उसी पे डिपेंड होते हैं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ जो होते हैं वो बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इस समय पे जो बच्चे होते हैं उनको मदर मिल्क के अलावा कुछ और तरीके के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। जैसे कि उनको बहुत ही मैस्ड फूड हो गया, या उनको कहते हैं ना लिक्विड डाइट, और जो सेमी लिक्विड डाइट होती है वो चीज उनको यहाँ पर दी जाती है। तो इसको देने के लिए जो कुछ बेसिक बातें होती हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको कोई भी फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में कराना चाहिए। जो फूड है वो ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए और नाइदर टू कोल्ड होना चाहिए। और उनको होल सीरियल्स, पल्सेस वगैरह थोड़े से इनिशियल स्टेज में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हाई फाइबर कंटेंट होता है जो उनके डाइजेशन के लिए ठीक नहीं होता है। तो जो इजीली डाइजेस्टेबल चीजें होती हैं जैसे कि मूंग धुली दाल हो गई, या फिर आलू हो गया, पोटैटो है, बनाना है, इस तरीके की मैश चीजें जो है वो उनको दी जाती हैं। और जिस भी बर्तन में उनके फूड को कुक किया जाता है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, और जो सर्व करते हैं वो भी अच्छे तरीके से वॉश करके, कुक करके उसके बाद उसको देना चाहिए उनको। नाउ द हेल्थ केयर एंड इम्यूनाइजेशन, कि बच्चे जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी केयर जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। उनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनकी क्लीनिंग
प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है मेन चीज कि कई बार इस एज में बच्चे जो होते हैं उनके अंदर डायरिया भी देखा जाता है कि 1 साल तक के बच्चों में, चूंकि उनका डाइजेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है और वो बाहर से भी अब फूड को इनटेक कर रहे हैं, तो इसलिए इनके अंदर डायरिया होने की भी टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको जो डिहाइड्रेट सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन उनको देना चाहिए। नेक्स्ट चीज इज इम्यूनाइजेशन, कि आप सबको पता होगा कि टाइम टू टाइम जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन दिए जाती हैं। वैक्सीन के थ्रू क्या होता है, उनके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है और जो कुछ बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से बचाव के लिए इनको वैक्सीनेशन देना चाहिए। तो ये वैक्सीनेशन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे दिए जाते हैं, जैसे बर्थ के समय दिया जाता है, देन 6 वीक, देन 10 वीक, देन 14 वीक्स एंड देन 9 मंथ टू 12 वीक। इसमें अलग अलग तरीके की डोजेस दी जाती हैं, जैसे कि बर्थ के समय बीसीजी और हेपेटाइटिस बी का डोज दिया जाता है, 6 वीक पे ओपीवी पेंटा का ट्रीटमेंट दिया जाता है, 10 वीक्स पे भी इसी की सेकेंड और थर्ड डोज दी जाती है, 14 वीक्स पे ओपीवी की थर्ड डोज दी जाती है, और 9th मंथ एंड 12 मंथ में एमएमआर और जो वैक्सीन विटामिन ए की वैक्सीन होती हैं वो दी जाती हैं, पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं, इम्यूनाइजेशन का जो प्रॉपर शेड्यूल है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी समय में बच्चे की हम हेल्थ का बेस बना रहे हैं। तो इस समय अगर उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन दिया जाता है तो उससे हम हेल्थ कंडीशन को उनकी मॉनिटर कर सकते हैं। और तीसरी चीज होती है इसमें ग्रोथ मॉनिटर, कि हम इसमें एक ग्रोथ चार्ट बना के, कि बच्चे की हाइट और वेट का ग्रोथ चार्ट बना के हम उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, मेजर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चलते रहे कि बच्चे जो है वो अपने एज के अकॉर्डिंग, जैसे 1 मंथ में अप्रोक्सीमेटली जो है बच्चों का वेट 3 kg होता है, ठीक है, 2 मंथ में जैसे मान लेंगे हम 4.5 kg है, तो इसको हमें मेजर करते रहना चाहिए, जिससे ये हमें पता चलते रहे कि बच्चे जो हैं उनका उनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट जो है वो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यही चीजें जो है वो उनके फिजिकल, मोटर और ग्रॉथ डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगी। नाउ द केयर, ये तो केयर ऑफ इन्फेंट था, अब केयर ऑफ टॉडलर हो गया। टॉडलर का मतलब 1 ईयर टू 2 ईयर्स की जो एज होती है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो जो टॉडलर होते हैं वो बहुत ही सोशली एक्टिव हो जाते हैं, और इस समय जो क्या होते हैं धीरे धीरे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होने के कारण क्या होता है, उनको हम अच्छे से खाना पीना खिला सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि इसमें भी उनको जो सॉफ्ट चीजें होती हैं, और साथ ही साथ एक बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब सारी चीजें जो हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में हो, इस तरीके की डिशेस उनको देनी चाहिए। जैसे सूजी का चीला दे दिया, मूंग दाल का चीला दे दिया, दाल चावल दे दिया, तो इस तरीके की चीजें जो है वो उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि क्या हो, उनके अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो। और उसी तरीके से इनका इम्यूनाइजेशन का भी शेड्यूल होता है, जो टॉडलर्स होते हैं, कि इनके इनके लिए जो भी 2 साल तक के बच्चों के लिए जो डीपीटी, ओपीवी और मिजल्स वगैरह के इनके जो वैक्सीन होते हैं वो प्रोवाइड इनको कराते रहना चाहिए। So this is the sum up of this unit: physical, motor, and sensory development of the child during first 2 years of her life. By this time, the child is 1 month old. She has adapt to her environment, and rapid development take place in all areas. The infant gain in height and weight. At the end of the 1 year, the child weight is about 8 to 9 kgs and gain 10 to 12 inches in height. The development of the brain is rapid, and this period is crucial for development of the nervous system. At birth, the baby's head is big in portion of the rest of her body. Over the first year, this portion also changes. यानी 1 साल के बाद क्या होते हैं, ये पोर्शन चेंज होने लगता है. The legs and the toes grow in size, the bone harden and the muscles develop. These development help the infant to acquire motor skills. यानी जैसे जैसे क्या होता है कि उनके डेवलपमेंट होते हैं, लेग का, टोस का होता है, वैसे वैसे क्या होते हैं उनकी जो मोटर स्किल्स होती है वो डेवलप होती हैं. During the first year, the infant learned to control the movement of her head, arms, leg, and acquired various motor skills. She learned to roll over on her back, sit,
crawl, stand, and then walk. She or he also learned to coordinate the movement of her head and eye, and thus grasp things, carries them to her mouth, transfer them from one hand to another hand, and gradually learn टू पिक एंड मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में चीजों को ले जाना, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना वो सीख जाते हैं. During the first year, the infant's sensory abilities also develop. She is able to differentiate between various objects and identify emotions on the mother face. The ability to judge the direction of sound is also improved. She learns to discriminate between various sounds, which help her to learn languages. The development of physical, motor, and sensory abilities is crucial for development other areas. Physical growth is to a large extent determined by maturation. At the same time, opportunities to practice motor skills are also important. मतलब आ गया कि यहाँ पर कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उनको जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है या उनके अंदर जिस तरीके का मैचुरेशन होता है, उससे इनकी ये सब एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है. द केयर गिवर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल. शी मस्ट प्लान एंड कंडक्ट एक्टिविटीज टू प्रमोट सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट. यानी 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, अगर उनके लिए हम कुछ अच्छी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं तो उससे क्या होता है, उनका सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट ज्यादा होता है. Infants should be immunized regularly and their growth should be periodically checked using growth chart. Complementary food should be being when the child is 6 months. Begin with when the child is 6 months. Breastfeeding should preferably continue till the child in 2 years of old. यानी 6 मंथ के बाद से क्या होता है कि हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो मदर का मिल्क होता है वो एटलीस्ट 2 ईयर्स तक बच्चों को देना चाहिए. तो यहाँ तक तो था कि हमने जो टॉडलर्स होते हैं, यानी 2 इयर्स तक की जो एज होती है, उनका किस तरीके का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हमने देखा. नाउ वी मूव ऑन टू द यूनिट 6, दैट इज वही चीज है इसमें भी कि फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स. प्री स्कूल ईयर्स का मतलब क्या हुआ कि जो 2 से 6 इयर्स तक की जो एज होती है उसको हम बोलते हैं प्री स्कूल ईयर्स. तो उस प्री स्कूल ईयर्स में फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट किस तरीके का होता है वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे. Other important aspects like the need for immunization and the nutritional requirement of a preschool are also discussed in this unit. यानी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट के अलावा जो उनकी इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. सबसे पहला है इनकी जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं वो आसानी से दे कैन वॉक, थ्रो एंड कैच, और दे यूज देयर हैंड फॉर ईटिंग, और उनके बॉडी भी जो होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं. अपने 3 साल तक के बच्चों के लिए सफिशिएंट होते हैं. वो अपने सारे काम जो बेसिक सुबह के जो नीड्स के काम होते हैं वो करने लगते हैं. By the age of 6 year old, they are able to paddle a tricycle. वो क्या करते हैं, अपने ट्राईसाइकिल को चलाने लगते हैं. और बिगिन टू लर्न, कुछ बच्चे जो होते हैं वो 6 साल की एज में जो बाईसाइकिल होती है उसको भी चलाने की कोशिश करने लगते हैं. बॉल कैच करने लगते हैं, क्लाइंब ऑन लैडर और मोर इजली. शी इज सेल्फ सफिशिएंट इन मेनी टास्क. यानी 3 साल तक के प्री स्कूल तक के जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए. सबसे पहले इसमें आती है हाइट एंड वेट की बात. द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ इज स्लोवर ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर एज कंपेयर टू इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड. यानी कि इस एज में जो प्री स्कूल का ईयर होता है, इस समय जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो इन्फेंसी और टॉडलर एज की तुलना में थोड़ा सा कम होता है. ये चलता है, स्मूथ चलता है, लेकिन क्या है कि इस एज में आके थोड़ा सा क्या होता है, इसमें जो है वो कमी हो जाती है. इस समय उनका जो हाइट में गेन होता है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 इंचेस तक होता है, एंड 5 to 7 and a half continue the height of the ear. यानी कि 1 साल तक में उनके कम से कम 5 to 7 इंचेस जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं. और ये चेंजेस जो होते हैं ये इनके टिश्यूज, उनके इंटरनल ऑर्गन्स और सारी चीजों में ये होता है. और इसमें भी क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो देखे जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली देखा गया है कि इस एज तक में, यानी प्री स्कूल तक की एज में
एज कंपेयर टू गर्ल्स, जो बॉयज होते हैं उनकी हाइट और वेट जो होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर हेरिडिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो फर्क है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्केलेटन ग्रोथ, की जो बोन्स होते हैं वो जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो प्री स्कूलर्स होते हैं इनके इनके भी बोन्स अभी भी सॉफ्ट होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, आसानी से, ये आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनके फ्लेक्सिबल होने का कारण क्या होता है कि चूंकि उनके बोन्स जो है वो सॉफ्ट है। लेकिन क्या होता है, एज कंपेयर टू टॉडलर ईयर, इस समय इनके बोन्स जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। द बोन्स ऑफ आर्म, लेग एंड ट्रंक ग्रो रैपिडली, और ये रैपिडली ग्रो करते हैं। By the age of year 6, the leg of the preschool account of the half of our body length, यानी उनकी पूरी लेंथ का हाफ जो है वो उनके सिर्फ लेग का हो जाता है। और इस समय इनका जो रेशियो होता है, एक अडल्ट बॉडी का जो रेशियो होता है उस तरीके का इनका दिखाई देने लगता है। जो मसल्स होते हैं वो भी डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, जो अराउंड द एज ऑफ 4 ईयर जो मसल्स हैं उनका भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है और वो बहुत ही स्ट्रांग होने लगते हैं। बॉडी जो होती है वो मूवमेंट में बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाती है, और बच्चे जो होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज और गेम्स को ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं। तभी देखा है कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिकेट, जंपिंग, रनिंग, बॉलिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो करने लगते हैं। चेंजेस इन बॉडी पोर्शन एज कंपेयर टू, जैसे कि हमने इन्फेंट एंड टॉडलर में देखा था कि उनका जो एब्डोमेन रीजन होता है वो शॉर्ट होता है और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। लेकिन इस समय उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है कि उनका जो ट्रंक का रीजन होता है वो भी स्ट्रेच हो जाता है। इसी कारण से प्री स्कूल तक की ईयर के बच्चे जो होते हैं वो हाइट में लंबे लगने लगते हैं, या एक अडल्ट बॉडी की जो शेप स्ट्रक्चर होता है वो उनका वहां पर दिखाई देने लगता है। द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एट द बर्थ, ब्रेन इज नियरली 30% ऑफ अडल्ट, लेकिन इस समय तक आते आते क्या होता है कि उनका ब्रेन जो होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है वो पूरी बॉडी प्रोपोर्शन का डेवलप उस हिसाब से होने लगता है। और यहाँ जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उस समय उनको जितना ज्यादा उनके ब्रेन को स्टिमुलस दिया जाता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो इस एज में वही डेवलपमेंट जो है वो उनके कॉग्निशन को क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द आईज, इस एज तक आते आते क्या होता है कि उनके आईज जो होते हैं वो पूरी तरीके से कैपेबल होने लगते हैं, वो पास की, दूर की ऑब्जेक्ट की चीजों को देखने लगते हैं। और 8 ईयर तक आते आते, ऑलमोस्ट 8 ईयर तक आते आते आईज जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। और चूंकि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो रीडिंग भी करने लगते हैं, तो जनरली प्री स्कूलर्स जो होते हैं, जो बोल्ड और बड़े प्रिंट होते हैं वो उसको आसानी से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तभी जो प्री स्कूलर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े अक्षर वाली चीजें होती हैं वो चीजें उनको दिखाई जाती है ताकि वो इजिली उसको क्या कर सके, ग्रास्प कर सके। अदर चेंजेस जो हैं वो आते हैं कि जैसे जैसे उनका हार्ट बीट जो होता है, पहले छोटे बच्चे जो होते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं, उनका हार्ट बीट जो होता है वो फास्ट होता है। लेकिन इस एज में आके क्या होता है, उनकी हार्ट बीट जो होती है वो स्लो और स्टेडी हो जाती है। और इसी कारण से जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो बेटर ब्रीथ कर सकते हैं और उनका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत ही प्रॉपर होने लगता है। और इस कारण से जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अपने आप को स्ट्रेंथ वाला महसूस करते हैं और उनके फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनके अंदर स्टेमिना जो है वो डेवलप हो जाता है। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स में क्या है कि जैसे जैसे उनकी फिजिकल और मोटर एबिलिटीज जो है वो इंडिपेंडेंट होती जाती है, वो इन्वायरमेंट से अपने आप को, इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ज्यादा केपेबल हो जाते हैं। और इसी कारण से वो किसी भी छोटी चीज को उठाना, फेंकना, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ये सब सारी एक्टिविटीज जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। इस एज में आकर, यानी ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर तक में इनकी रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग अप, ये सब सारी चीजें हो जाती हैं। इस समय एक चीज जो और इनके अंदर स्टार्ट हो जाती है क्लाइंबिंग में, कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से आसानी से क्लाइंब करने लगते हैं, यानी ऊपर से नीचे जाना और नीचे से ऊपर आना, दोनों ही एक्टिविटी जो होती है वो एक अडल्ट की तरह से ये करने लगते हैं। रनिंग जो होती है
3 से 4 साल तक में बच्चे जो होते हैं वो आसानी से रन करने लगते हैं। हाँ, रनिंग में बच्चों में रनिंग, जंपिंग हर एक्टिविटी में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं कई बार क्या होता है वो रन करते-करते बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जबकि कुछ बच्चे जो होते हैं एकदम फाइन तरीके से रनिंग वो कर लेते हैं। जंपिंग में क्या होता है, हैंड और लेग का कोऑर्डिनेशन होता है, तो इस समय बच्चे जो होते हैं उस कोऑर्डिनेशन को पूरी तरीके से फॉलो करने लगते हैं और उनकी ये जो जंपिंग की रिक्वायरमेंट है वो जंपिंग जो है वो ऑब्स्टिकल जंपिंग है, हर्डल जंपिंग है, इस तरीके की जंपिंग भी वो करना परफॉर्म कर देते हैं। थ्रोइंग एंड कैचिंग बॉल है, वो भी एक्टिविटी वो करने लगते हैं। 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको उनके अंदर थ्रो करने का परसेप्शन नहीं होता होगा। आपने देखा होगा वो 2 साल के बच्चों का थ्रो करने का क्या होता है, वो किसी भी बॉल को दूर नहीं थ्रो कर पाते, बल्कि क्या होता है वो अपने पास ही थ्रो करते हैं। जबकि 3 इयर्स के बाद ऑलमोस्ट क्या होता है, बॉल को दूर फेंकना या फिर उसको ग्रास्प करना कि दूर से आ रही बॉल को किस तरीके से ग्रास्प करना है, उसको वो जज करने लगते हैं। दैट मीन जो डिस्टेंस है उसको वो इस समय लर्न कर जाते हैं। इसी कारण से इस समय उनकी जो बॉल कैचिंग करने की पावर है वो इम्प्रूव हो जाती है। ट्राई साइक्लिंग और राइडिंग टॉयज जो है वो भी वो करने लगते हैं कि बच्चे जो है वो 3 साढ़े 3 4 साल में जो ट्राई साइकिल होती है उस पे आराम से पैडल मार लेते हैं और ऑलमोस्ट 5 टू 6 इयर्स में वो बाई साइकिल जो होती है उसको भी वो चलाने लगते हैं। नाउ द फाइन मोटर स्किल्स का मतलब राइटिंग, स्क्रबिंग, ड्राइंग। अब इस समय बच्चों की ड्राइंग में एक तरीके का बेसिकली पैटर्न देखा जाता है। ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बच्चे जो होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी ड्राइंग करते हैं, उससे वो अपनी फीलिंग्स को उस ड्राइंग के थ्रू शो करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि चूंकि उनका परसेप्शन जो होता है वो दूसरे तरीके का होता है या उनकी कैपेबिलिटीज कम होती हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि जो अडल्ट होते हैं वो उनकी ड्राइंग की इमेजिनेशन को कई बार परसीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन एट द एज ऑफ 6 यानी प्री स्कूल ईयर्स तक आते आते क्या होता है कि उनकी जो ड्राइंग की स्किल्स होती है वो रिफाइन होने लगती है, यानी वो जो चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो उनकी ड्राइंग में रिप्रेजेंट होने लगता है, क्योंकि उनके अंदर धीरे धीरे 6 ईयर तक आते आते क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। और बाय द हैंड डोमिनेंस जो होता है वो चाइल्ड जो होते हैं वो एक हैंड को प्रिफर करते हैं, मोस्टली चाइल्ड जो है वो राइट हैंड को प्रिफर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। तो जैसे इस समय तक आते आते जैसे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जिससे भी हो उनको सीजर्स का यूज करना है, कुछ बीडिंग करनी है, कुछ ड्राइंग करनी है, तो वो उसको करने में आसानी से केपेबल होते हैं। और इस समय चूंकि इनका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होने लगता है, डेवलप होता है, आई एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन वो बनाने लगते हैं। तो इस समय अगर इनकी फाइन मोटर स्किल्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज की जाती हैं, जैसे कि उनको मोती की माला देना या उनके लिए किसी तरीके की ब्लॉक प्रिंटिंग कराना या उनको किसी तरीके की क्ले की एक्टिविटी कराना, तो इससे क्या होता है उनका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। और इसी समय इनकी जो सेल्फ हेल्प स्किल की कैपेसिटी है, यानी अपने किसी कोर्स को कंप्लीट करना, वो भी बच्चे जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यानी ऑलमोस्ट 6 ईयर तक, 8 तक के बच्चे जो होते हैं वो अपने से नहाना, ड्रेस करना, अपने से खाना, अपने से बटनिंग अनबटनिंग करना, यानी शर्ट में बटन लगाना और उसको खोलना, ये सब एक्टिविटी ये करने लगते हैं। ऑलमोस्ट 3 ईयर से बच्चे जो हैं वो सेल्फ ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं और 6 ईयर तक आते आते वो सेल्फ ईटिंग की उनकी हैबिट जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। नाउ फॉस्टरिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी हम फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस सेम वही चीज आती है जैसे हमने पहले पढ़ा था, इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ केयर, कि इस समय हमें बच्चों को टाइम टू टाइम उनके एज को अकॉर्डिंग जो वैक्सीन लगवानी है और जो उनको हेल्थ केयर देनी है। हेल्थ केयर का मतलब टाइम टू टाइम उनका मेडिकल चेकअप कराना और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना। क्योंकि 6 ईयर तक के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर मिल्की टीथ भी पूरी तरीके से आ जाते हैं, तो इस समय बच्चे जो होते हैं वो प्रॉपर मील जो होता है, एक बैलेंस डाइट होता है एक नॉर्मल अडल्ट की तरह, उस डाइट को ले सकते हैं। तो इस समय बच्चों को आयरन, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन रिच डाइट जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक्टिव
हो सके। और इसमें बेसिक वैक्सीन जो होती हैं 5 टू 6 ईयर्स में डीपीटी की बूस्टर डोज लगती है, और 3 टू 5 ईयर्स में विटामिन ए की जो डोजेज होती हैं वो उनको दी जाती है। नेक्स्ट है कि बच्चों को जो टाइम टू टाइम फूड वगैरह दिया जाता है वो उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग या उनके उनका जिस तरीके का डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम टू टाइम देना चाहिए। और फूड देते समय इन्हीं चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको एक बार में बहुत सारा फूड ना देकर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर उनको फूड जो है वो प्रोवाइड कराने चाहिए। फूड का जो अपीयरेंस होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी समय बच्चे के अंदर एक हेल्दी ईटिंग की हैबिट जो है वो डेवलप होती है। यानी बच्चे जो हैं उनके सामने जितने हम फूड के चॉइसेस देते हैं, उनको जितना हम अपीलिंग बनाते हैं, यानी वो देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, वो खाने की तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस समय ही उनकी क्या होती है, ईटिंग हैबिट जो है वो डेवलप होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को हर तरीके का फूड जो है वो दें। फूड ना तो बहुत स्पाइसी होना चाहिए, ना बहुत ऑयली होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए। और साथ ही साथ उनको खाने के लिए हम जो माहौल दें वो बहुत ही रिलैक्स और इंजॉयबल होना चाहिए। आजकल जनरली घरों में देखा जाता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए टीवी चला देते हैं और बच्चे खाना खाते रहते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड हेल्दी हैबिट। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट क्या है, उनको किसी भी तरीके से समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि मदर जो है वो अपने सामने बैठकर बच्चों को खाना दे, और उस समय जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल है, टीवी है, ये सब सारी चीजें दूर रखें, जिससे बच्चे क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट क्या है, वो चीज उनको पता उनको लगनी चाहिए। और यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को, नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस मोटर स्किल्स। यानी बच्चे जो है उनको मोटर स्किल्स प्रोवाइड की अपॉर्चुनिटी जो है वो देनी चाहिए। यानी कि उनको ज्यादा से ज्यादा हम इस तरीके का इन्वायरमेंट दें कि बच्चे जो हैं उनके अंदर जो स्किल्स डेवलप हो रहे हैं उसको वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। जो जो नई एक्टिविटीज ये कर रहे हैं उसके लिए हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली मान लीजिए अगर 6 ईयर का बच्चा है, कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बाईसाइकिल चलाने लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको वो बाईसाइकिल चलाना नहीं आता 6 ईयर के एज में, तो ऐसे बच्चों को क्रिटिसाइज ना कर कर उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि इस समय अगर बच्चों के अंदर किसी चीज को लेकर नेगेटिव फीलिंग या इनफियरिटी की फीलिंग आ जाती है, तो बच्चे जो होते हैं वो उस एक्टिविटी को करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या उनके अंदर फिर उस तरीके की क्वालिटीज जो है वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो इस समय उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराकर हम उनके फिजिकल मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। So here is the sum up of this unit. As compared to infancy, the rate of physical growth slow down in this period. यानी इस पीरियड में जो रेट होता है फिजिकल ग्रोथ का वो स्लो डाउन हो जाता है। However, the brain continues to develop and reaches 90% of his adult weight by the time of child 6 years of age. The body proportion of the child also continue to change, and she acquires many new skills. The height of preschooler increases by 2 to 3 inches, and her weight by 2 to 2.5 kilograms every year. The loss of body fat results her looking more slender because of the change of body portion, muscle tone and strength. Her balance improve, क्योंकि उनका बॉडी फैट जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बच्चे जो होते हैं वो स्टडी दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण से क्या होता है, उनके मसल्स जो होते हैं और बैलेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। हर मूवमेंट आर वेल कंट्रोल्ड एंड दिस गिव्स हर अ मोर स्टेडी गेट वाइल वॉकिंग। अब उनके मूवमेंट जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, इसीलिए अब वो एक अडल्ट की तरह चलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। Preschoolers not only refine previously learned motor skills but also acquire many new ones. Their physical and motor development give them greater independence to explore the world around them. यानी चूंकि उनके पहले के जो मोटर स्किल्स हैं वो तो डेवलप हो ही रहे हैं, और भी न्यू स्किल्स सीख जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, वो अपने आप को ज्यादा इंडिपेंडेंट जो है वो महसूस करने लगते हैं। They begin to run, jump, hop, climb and catch and throw a ball efficiently.
by the time they are 6 years of old. Along with the development of gross motor skills, the preschool child becomes adept at handling and manipulating material. She develops various fine motor skills जैसे scrubbing, drawing, using scissor and hand dominance is established at this age. यानी हाथ से करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो उसको आसानी से करने लगते हैं. She also learns many self-help skills. She can bath, dress, and feed herself. These skills enable her to डू टास्क विद इन एंड आउटसाइड द होम. यानी ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये घर पे भी कर लेते हैं और बाहर भी कर लेते हैं. इफ चिल्ड्रन आर प्रोवाइड विद अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस स्किल्स, यू वुड बी एबल टू एनहांस देयर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट. यानी इस समय हम उनको जितनी ज्यादा फिजिकल उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट देंगे, हम क्या कर सकते हैं, उनके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको एनहांस कर सकते हैं. So now the chapter unit 8, that is physical and motor development during middle childhood year. अभी तक हमने पढ़ा था 6 years तक का. अभी तक अगर आपने शुरू से अंत तक देखो तो पढ़ा कि 6 year तक में धीरे धीरे किस तरीके से फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट होता है. अब यहाँ पर है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड ईयर, दैट इज 6 to 10 years. Besides describing the pattern of physical growth and development during middle childhood year, Unit 8 decline the refinement and the acquisition of new gross and fine motor abilities. This unit also explain how the children develops her body images during this year. यानी इसमें हम physical और motor जो abilities हो रही है उसको तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि इस समय बच्चे जो होते हैं उनका उनके बॉडी के लिए किस तरीके का सेल्फ इमेज जो है वो बनता है. फिजिकल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होता है वो इन्फेंसी में ज्यादा होता है और जो प्री स्कूल एज में आके थोड़ा सा कम हो जाता है. और इस समय भी क्या होता है, ये जो रेट होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन अडोलेसेंस एज तक आते आते क्या होता है, वो ग्रोथ जो होता है वो उनका बहुत तेजी से बढ़ता है. जो बच्चे होते हैं मिडिल एज के, उनका जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है और मोटर कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होता है. इसी कारण से जो मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर रनिंग, जंपिंग, हुपिंग, बैलेंसिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, ये सब सारे स्किल्स जो होते हैं वो और ज्यादा रिफाइन हो जाते हैं, या उस समय ये और ज्यादा जो ये मोटर स्किल्स है इनके इसमें इनकी रिफाइन इन मास्टरी जो है वो बन जाती है. इस एज तक आते आते एवरेज 6 इयर्स ओल्ड तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो वेट होता है, बॉडी का वेट, वो 20 केजी अराउंड होता है. 7 इयर्स में 22.9 केजीज होता है एंड 8 इयर्स तक आते आते 25 केजी तक ऑलमोस्ट हो जाता है. हेयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड हेरिडिटी अफेक्ट द हाइट एंड वेट ऑफ द एनी गर्ल और द बॉय. और एज कंपेयर टू इस एज तक क्या होता है कि एज कंपेयर टू गर्ल्स, जो बॉयज होते हैं उनका हाइट और वेट ज्यादा होता है, लेकिन सडनली इस एज के बाद यानी आफ्टर 10 इयर्स क्या होता है, ऐसा देखने को मिलता है जो गर्ल्स होती हैं उनकी हाइट जो होती है वो ज्यादा इंक्रीज होने लगती है और फिर अडोलेसेंस एज में आके जो बॉयज होते हैं उनकी होने लगती है. तो इस समय फ्रॉम द एज 10 to 14 ईयर्स गर्ल इंक्रीज, जो गर्ल्स होती है 10 to 14 ईयर्स में गर्ल्स की होती है, लेकिन 14 ईयर्स के बाद फिर क्या होता है, जो बॉयज होते हैं तब उनकी हाइट जो होती है वो ज्यादा बढ़ने लगती है. इस समय धीरे धीरे इनके बॉडी शेप और प्रोपोर्शन जो होते हैं वो भी, जो बॉडी शेप एंड प्रपोर्शन है वो एट द एज ऑफ 6 स्टार्ट हो जाता है. उनकी टमी जो होती है वो फ्लैट हो जाती है और लेग्स जो होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं. इसी कारण से एक बच्चे से ये क्या होते हैं, इनका जो लुक होता है वो एक बड़े चाइल्ड के, बड़े बच्चे की तरह दिखाई देने लगता है. जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो चबी दिखते हैं, लेकिन इस एज तक आते आते क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो लंबे दिखाई देने लगते हैं. और ये इस कारण से होता है क्योंकि अब ये फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, मोटर एक्टिविटी इनकी ज्यादा होती है, इसी कारण से इनका फैट जो होता है वो बर्न होता रहता है और क्या होता है कि वो जो होते हैं वो ज्यादा लंबे दिखाई देने लगते हैं. स्केलेटन एंड मस्कुलर ग्रोथ भी इनका ज्यादा होने लगता है. बॉडी की ब्रॉडर लेंथ हो जाती है, मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं.
और इसी कारण से ये फिजिकल एक्सरसाइज, डांस के स्टेप्स जो होते हैं और जो डांस के मूव्स होते हैं वो ज्यादा आसानी से करने लगते हैं। दांत एट डेवलपमेंट ऑफ टीथ, चिल्ड्रन जो बच्चे जो होते हैं 6 इयर्स में लगभग क्या होते हैं, उनके जो मिल्की टीथ होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसअपेयर होकर, यानी मिल्की टीथ जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, उनके परमानेंट टीथ जो है वो आने लगते हैं। जनरली सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो फ्रंट टीथ से स्टार्ट होती है परमानेंट टीथ की आने की, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, उनके बाकी के परमानेंट टीथ आते हैं। और इस समय जनरली देखा गया है कि जो उनका परमानेंट टीथ आता है वो बाकी टीथ के कंपैरिजन में बड़ा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो जॉ है उनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे आगे की एज में क्या होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है जॉ डेवलप होते जाते हैं, तो उस जॉ के कंपैरिजन में जो दांत की शेप है वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। आई का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ आईज, जो आई है वो अपने फाइनल साइज पे पहुंच जाती है, शेप एंड साइज पे पहुंच जाती है। और इस समय उनकी जो देखने की कैपेसिटी होती है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इनके आईज की साइज जो होती है वो एक अडल्ट के आईज की शेप और सेज के शेप के अकॉर्डिंग बन जाती है। और इसी कारण से क्या होता है कि ये लार्ज प्रिंट के साथ साथ जो स्मॉल प्रिंट के अल्फाबेट्स होते हैं या जो भी राइटिंग की होती है उसको भी ये अंडरस्टैंड करना समझ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, इस समय जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड एरिया में बहुत तेजी से होता है। और 90% ऑफ द ब्रेन का वेट जो होता है बॉडी का वेट के लिए डेवलप हो जाते हैं। और इस समय इनको हम जितनी तरीके की ब्रेन की एक्टिविटीज कराते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है, इनका ब्रेन जो होता है वो स्ट्रांग होता है। और चूंकि ब्रेन का डेवलपमेंट ज्यादा होता है इसी कारण से क्या है कि इनके अंदर जो मोबिलिटी है या इनके बॉडी के मूवमेंट में जो कंट्रोल है वो भी एज कंपेयर टू प्री स्कूलर्स ज्यादा बन जाता है। क्योंकि अगर हमारा ब्रेन जो है वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा डेवलप होता है, सारे मैसेज हमारी बॉडी को कहाँ से मिलते हैं, ब्रेन से मिलते हैं। तो अगर हमारे ब्रेन का मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है या ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से होती है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी पे कंट्रोल भी पूरा होता है। तो एज कंपेयर टू प्री स्कूल ईयर्स, इस मिडिल चाइल्डहुड ईयर में क्या होता है, ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होने के कारण, ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर होने के कारण जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है। द नेक्स्ट डेवलपमेंट इज मोटर डेवलपमेंट, जिसमें कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है इसमें इनकी एक्टिविटीज जैसे कि जंपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग, वो सब सारी चीजें तो बढ़ती है। और साथ ही के साथ क्या होते हैं, इसमें भी इनके अंदर कुछ रिफॉर्म्स जो है वो देखे जाते हैं। अगर इनको अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा मिलती है, इस समय क्या होता है, इनको जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी देते हैं उसमें ये इतने उतने ही ज्यादा क्या होते हैं, रिफाइन हो सकते हैं। जैसे पहले बच्चे प्री स्कूलर जो बच्चे होते हैं प्री स्कूल एज में वो सिर्फ रनिंग जंपिंग जो है वो एक तरीके से करते हैं, लेकिन इस मिडिल चाइल्डहुड एज में आकर क्या होता है, वो 2-3 तरीके से जंपिंग करना है जो है वो स्टार्ट कर जाते हैं। चिल्ड्रन आर एबल टू रन विथ मोर स्पीड ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड ईयर देन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड ईयर, यानी मिडिल चाइल्डहुड में इस एज में आके 7 to 8 एज में आके क्या होता है, ये ज्यादा फास्ट दौड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इनकी स्किपिंग करने की जो क्वालिटी होती है, जंपिंग की क्वालिटी होती है, वो भी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। जंपिंग एंड हुपिंग की जो क्वालिटी होती है वो भी इनके अंदर इंक्रीज हो जाती है। बॉल थ्रो करना, कैच करना, किक करना, बैटिंग करना, ये सब सारी चीजें जो है वो इनके अंदर इंक्रीज हो जाती हैं। नाउ द जेंडर डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी जो ये जो एक्टिविटीज होती हैं इसमें कुछ जेंडर डिफरेंसेस देखे जाते हैं। बाय द एज ऑफ 7 जनरली बॉयज जो होते हैं वो गर्ल्स की तुलना में उनकी हाइट ज्यादा होती है। इसी कारण से इस एज में क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स की तुलना में जंपिंग, रनिंग जो है वो उनके अंदर ज्यादा होती है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि बॉयज के जो लेग होते हैं उनके अंदर ज्यादा पावर, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, विजुअल कोऑर्डिनेशन उनके अंदर ज्यादा होती है।
इस कारण से क्या होता है, रनिंग जंपिंग की एक्टिविटी जो है वो बॉयज में ज्यादा होती है, जबकि जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर स्किपिंग, हॉपस्कॉच, ये सब जो है वो एज कंपेयर टू बॉयज वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेती हैं। लेकिन इसके अंदर जो जेंडर डिफरेंसेस है, इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये एक जेंडर डिफरेंसेस है। द नेक्स्ट इज फाइन मोटर स्किल। द फाइन मोटर स्किल मीन सबसे पहली चीज आती है राइटिंग, कि 4 to 7 ईयर्स में क्या होता है कि उनका उनकी उंगलियों पे कंट्रोल होने लगता है। इस कारण से क्या होता है कि 6-7 ईयर्स तक आते आते वो पूरे अच्छे, 6 ईयर्स तक आते आते क्या होता है, वो अच्छे से नंबर लिखना, लेटर्स लिखना या एंटायर सेंटेंसेस लिखना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ड्राइंग भी जो होती है वो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होता है, यानी वो जो चीज बनाते हैं या वो जो चीज वो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वो उनकी ड्राइंग में दिखाई देता है। यानी एट द एज ऑफ 7 वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये ट्री है, ये हाउस है, ये सन है, ये फिश है, या किसी तरीके की सीनरी बनानी है, वो चीज उसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाई देने लगती है। और बाय द एज ऑफ 9 to 10 कोई थ्री डायमेंशन फिगर्स होते हैं, जैसे कि पूरी कोई एक सीनरी बनानी है, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो वो भी वो आसानी से ड्रॉ करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज है द बॉडी इमेज। जो मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड है, ये एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस समय बच्चे जो हैं वो अपनी बॉडी को लेकर अपने लिए एक एक इमेजिन जो है वो बनाने लगते हैं। कई बार क्या होता है, वो अपने को दूसरों से, दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, या पेरेंट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर करते हैं, अरे इस एज में हमारा बच्चा इतना लंबा था, इस एज में हमारा इतना लंबा था, ये गोरा है, ये काला है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी के लिए एक इमेज जो है वो बना लेते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि 7 to 8 ईयर्स तक आते हैं, जैसे अपने बच्चे डेली के कोर्स होते हैं, ठीक है, टॉयलेटिंग करना है, ब्रशिंग करना है, बात करना है, ड्रेसिंग करना है, ये सब सारी चीजें वो अच्छे से करने लगते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे में किसी कारण से ये क्वालिटीज जो है वो डेवलप नहीं होती हैं, तो इसके कारण से क्या होता है कि बच्चे का अपनी बॉडी के लिए एक सेल्फ इमेज जो है वो निगेटिव बनने लगता है। तो यहाँ पर एक पेरेंट्स का रोल होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे की बॉडी इमेज के लिए एक सेल्फ कंसेप्ट को या एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव इमेज को डेवलप करें, जिससे कि क्या हो, बच्चे के अंदर नेगेटिव फीलिंग ना आए और बच्चा जो है वो किसी भी काम को करने से नहीं झिझके। इस समय बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करना, यानी आई कैन डू इट, ये जो टेंडेंसी होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, सेल्फ कंसेप्ट की फीलिंग, इस कंसेप्ट की फीलिंग को उनके अंदर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इस समय बच्चे के अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है, तो ये नेगेटिव फीलिंग क्या करती है, बच्चे के सोशल, इमोशनल, फिजिकल हर तरीके के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। जैसे इस एज में कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, बहुत अच्छे मूव के साथ डांस कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो डांस नहीं कर पाते हैं। तो इस समय क्या होता है, उनके अंदर धीरे धीरे सेल्फ नेगेटिव फीलिंग आने लगती है कि हम डांस नहीं कर सकते या हम ये काम, साइकिल नहीं चला सकते हैं। लेकिन इस समय उनको हमें क्या करना है, एनकरेज करना है। जो चाइल्डहुड ईयर्स के बच्चे हैं उनको एनकरेज करना है कि हम उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑन ऑल अदर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आपको बताया था कि जितने भी एरिया के डेवलपमेंट होते हैं वो सभी आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यानी किसी एक एरिया का जो डेवलपमेंट है अगर वो लैग करता है तो उससे क्या होता है, दूसरे एरिया का डेवलपमेंट भी लैग करता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो और सारे एरियाज के जो डेवलपमेंट है, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन सारे डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इस समय क्या होता है, इंक्रीजिंग मोटर स्किल, रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड रिफाइनमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन ड्यूरिंग इन्फेंसी, द चाइल्ड रेंज ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज। चूंकि क्या होता है, फिजिकल एक्टिव, चूंकि फिजिकल उनके अंदर स्ट्रेंथ आता है, एबिलिटी आती है, तो क्या होता है उनके अंदर
एरिया कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। तो जैसे जैसे उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, वो अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने लगते हैं, वो अपने सारे टास्क को करने लगते हैं, जिससे अंदर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो इससे क्या होता है, उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट फीलिंग डेवलप होती है, जिससे वो अपने आप को सोशली ज्यादा एक्सेप्टेबल महसूस करते हैं, या अपने आप को सोशली ज्यादा वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे जैसे बच्चे जो होते हैं, वो वही बात हो गई कि अपने मास्टर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होती है, और ये पॉजिटिव फीलिंग जो है वो उनकी नई लर्निंग के लिए, उनको नए इन्वायरमेंट में, जैसे इस समय बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव फीलिंग रहती है तो वो क्या करते हैं, उस नए लर्निंग में, नए इन्वायरमेंट में अपने आप को आसानी से एडजस्ट करने में केपेबल होते हैं। Thirdly, the changing physical, motor, and sensory skills of the child also influence the way people respond to her and the nature of interaction between them. यानी कि चूंकि वो फिजिकली एक्टिव है, तो इससे क्या होता है कि लोगों को उनके देखने का नजरिया और लोगों से उनके उनके इंटरेक्ट करने का जो नजरिया है, वो भी क्या होता है, कॉम्पिटिट होता है। और ये सारी चीजें जब पॉजिटिव होती हैं, तो इससे बच्चों का जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हर तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो अगर वो अपने आप को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है, उनके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप होती है, जो उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो here is the sum up of this unit. During middle childhood year, यानी 6 to 10 year, physical growth and development continue slowly but steadily, यानी slow होती है, लेकिन ये process जो है वो continue चलती रहती है। The trunk becomes slimmer due to loss of baby fat, the chest broadens and flattens and the neck become longer, कि उनका टमी जो है वो तो फ्लैट हो जाता है, चेस्ट ब्रॉडन हो जाते हैं, और नेक जो होती है वो लंबी हो जाती है। The proportion of the head to the total body length decreases further. The growth of the leg is most prominent feature during middle childhood year. इस समय क्या होता है, जो लेग होते हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। बच्चे जो होते हैं वो लंबे दिखाई देने लगते हैं, यानी उनका आर्म और लेग जो होता है वो लंबा दिखाई देने लगता है। ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड ईयर, द बोन ऑफ द बेबी लेंथन एंड ब्रॉडन एंड मसल्स आल्सो ग्रो इन स्ट्रेंथ। हाउएवर, लिगामेंट्स आर नॉट फर्मली अटैच्ड टू द बोन। एज अ रिजल्ट, चाइल्ड हैव ग्रेटली फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट, यानी उनके बोन तो लंबे हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन क्या है, इसके अंदर जो कैल्सिफिकेशन है वो कम होता है, लिगामेंट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से अटैच नहीं होते हैं। इसलिए इस समय जो बच्चे होते हैं, उनके जो बॉडी होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। चिल्ड्रंस मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मोटर कोऑर्डिनेशन आल्सो इंक्रीज। As a result, children strive to refine their gross and fine motor skill, which were establishing during early childhood year, and also acquire new gross and fine motor to which they are exposed. यानी बच्चों को जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, तो उनके पहले के जो फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो तो रिफाइन होते ही हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, वो नए स्किल्स को भी सीखना शुरू कर देते हैं। From age 6 to 8 years, gradually all 20 primary teeth are replaced by the permanent teeth. यानी 11 साल तक आते आते क्या होता है कि जितने भी 20 प्राइमरी टीथ थे वो टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ आ जाते हैं। एज फार एज ब्रेन डेवलप इन कंसर्न प्रोसेसेस लाइक न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि उनके कनेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। द ब्रेन बिकम मोर ऑर्गेनाइज ड्यू टू दीज प्रोसेसेस। ड्यू टू improve motor coordination and strength during middle childhood year, children show increased and refined abilities in gross motor skills like running, skipping, jumping, whooping, balancing one foot, and in various form of ball play like throwing, catching, kicking, बॉल बैटिंग इटीसी। यानी जैसे जैसे उनका मोटर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, वो जितने भी फिजिकल एक्टिविटी के गेम होते हैं उसको वो और भी रिफाइन तरीके से करते हैं। दिस इज ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज इनहांस बैलेंस,
quickness, accuracy, and force of movement with age. Information processing also increasing with age. यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वो किसी भी चीज को जल्दी ग्रास्प करने लगते हैं कि हमें किसी भी एक्टिविटी को कैसे करना है. फाइन मोटर स्किल्स जैसे कि स्क्रबिंग, ड्राइंग, सीजर्स का यूज करना, पेपर पेस्टिंग करना, कलरिंग करना, पेंटिंग करना, ये सभी इस मिडिल चाइल्डहुड ईयर में रिफॉर्म हो जाता है. चिल्ड्रन ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द स्कूल ईयर विच रिक्वायर्स फाइन मोटर स्किल. यानी इस समय यानी 6 इयर्स की एज तक में आते आते क्या होता है कि फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होने के कारण कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है, गिटार बजाना है, पियानो बजाना, हारमोनियम बजाना है, वो करने लगते हैं. The sequence of development of motor skill during middle childhood year depends on the child's ability and the encouragement and the opportunities available to her in environment. यानी उनका मोटर डेवलपमेंट कितना होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, उनको कितनी एबिलिटी जो है वो उनके अंदर है और उनको कितना एनकरेज और अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अगर आप बच्चे को दिन भर कहोगे कि घर में बैठ के टीवी देखो तो क्या होगा, उसके अंदर ये जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं होंगे. जब हम उनको बाहर के एनवायरनमेंट में ले जाएंगे, उनको हम रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग कराएंगे, तभी तो वो अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे. The development of the above mentioned gross and fine motor skills make it possible for children to engage in various organized games and sports with other children. यानी जितना ज्यादा उनके अंदर ये क्रॉस और मोटर फाइन स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, बच्चे जो होते हैं वो इसी के कारण से जो गेम्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है या दूसरे बच्चों के साथ खेलना है उसको शुरू करते हैं. द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड इम्पोर्टेंट because at this time the child begin to make judgment regarding her physical appearance and to develop positive or negative feeling about herself. ये पीरियड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे जो होते हैं वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए एक अपने मन में एक फीलिंग बना लेते हैं और अगर इस समय इनके अंदर कैसी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग आती है तो क्या होता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और भी ज्यादा सीखते हैं और अगर नेगेटिव फीलिंग आती है तो क्या होता है, वो फर्दर किसी एक्टिविटी को करने में केपेबल नहीं होते हैं. द चाइल्ड स्टार्ट कंपेयरिंग हर एबिलिटीज विद दोज ऑफ हर पीयर विद हर रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द सोसाइटी एंड बिकम conscious of herself. This self-appraisal affect her body image and self-concept greatly. Comments by adult peers about the child physical appearance also affect her body image and self-concept. यानी इस समय बच्चे स्कूल जाते हैं, सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं, तो इस समय उनको जितना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है वो अपने पीयर का मतलब उनके जो स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका जो कमेंट्स होता है बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस के लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए, वो क्या करता है, उनके सेल्फ इमेज को बनाने में मदद करता है. तो इसी कारण से इस एज में क्या है, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पीयर्स हैं, वो अगर बच्चों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, पॉजिटिव ट्रेनिंग देते हैं, तो इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा डेवलप होता है और वो आगे की स्टेज के लिए क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा केपेबल होते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड यूनिट था वो यहाँ पे एंड अप होता है, जिसमें हमने यहाँ पर जो सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं कि बच्चों का किस तरीके का डेवलपमेंट होता है एज के अकॉर्डिंग, अलग अलग तरीके से उसको स्टडी किया है और क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं. सोशल फैक्टर हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, हेरिडिटी हो गया. अगर इन सब चीजों का प्रॉपर तरीके से पेरेंट जो है वो ध्यान रखते हैं या जो केयर गिवर है ध्यान रखते हैं, तो इससे जो बच्चे हैं उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होता है. किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है. So thank you very much Ankita ma'am for a rigorous deliberation on this topic, because in the online counseling session the duration of 2 hours is very much informative, but
कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 2 घंटे का सेशन इंफॉर्मेटिव है लेकिन लेंथी सेशन है, लेंदी लेकिन सेशन। अल्टीमेटली स्टूडेंट के लिए ये काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका ये नया प्रोग्राम है और आपका जो कोर्स कंटेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इंटर्नशिप है, और ये हम तभी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हम अपना कोर्स कंटेंट जो है उसको एक बार अंडरस्टैंड करें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो काउंसलिंग सेशंस हैं हमने जो प्लान किए हैं, ये आपको अल्टीमेटली बेनिफिट आपको देंगे जब when you appearing in the term examination in June 2024. So definitely at that time the counseling sessions attending by you are more beneficial, will be more beneficial. So I request to you, please join the next session at 2 p.m. and we are calling to the students for each session for attending the counseling session. So please make ensure to attend the counseling sessions. So anything, कमलदीप जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए। मैम आप If एज you ग्रुप have की बात, any query, yes. मैम आप एज ग्रुप के बारे में बोल रहे थे कि एज ग्रुप के समझ लो कि 7 इयर्स पे एक एज पे बच्चा, मतलब एक हाइट पे बच्चा आ जाता है, तो अगर नहीं आता है तो उस बच्चे को ड्वार्फिज्म में गिना जाएगा? नहीं आते तो सर इसमें क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो वी फाइंड आउट द रीजन कि हम हो सकता है उसको हाइट बढ़ाने के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, या उसको एक्टिविटीज नहीं दे रहे हैं। तो इस समय अगर उनकी हाइट बढ़ानी हो तो उसके लिए उनको जो ग्रोइंग हाइट के लिए जैसे प्रोटीन रिच डाइट होती है, या हाइट के लिए जो जैसे की एक्टिविटीज होती है, जैसे उनको जंप कराना है, स्किपिंग कराना है, वो एक्टिविटीज उनको करा सकते हैं, जिससे कि उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। कमलदीप जी प्लीज अनम्यूट, यू आर म्यूटेड। सॉरी सर, मैं ये बोल रहा हूँ मैम, जैसे सब बच्चों की हाइट फॉर एग्जांपल 2.5 फीट है, मगर कोई बच्चा है जो 1.5 फीट तक ही रह जाता है, तो फिर उस पेरेंट्स को किस तरह से बताया जाए कि डॉक्टर को कंसल्ट करे कि मतलब किस तरह से वो ड्वार्फिज्म में उनको बताएं? इनिशियल लेवल पे तो आप पेरेंट्स को ये समझा सकते हैं कि बच्चों को जो न्यूट्रिशनल डाइट होती है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर हाइट नहीं बढ़ी है तो उसका एक तो न्यूट्रिशनल फैक्टर हो सकता है या फिर हेरिडिटी भी होती है। आपको भी पता है कि हेरिडिटी जो है ये बच्चों की हाइट और वेट के लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, कि जनरली देखा जाता है कि अगर पेरेंट्स जो है वो लंबे होते हैं तो बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट भी ज्यादा होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो इनिशियल एज होते हैं इसमें हाइट कम होती है, और आगे की जो एज होती है उसमें जाकर बच्चों की हाइट जो है वो एकदम से खिंचती है। तो इनिशियली तो हम पेरेंट्स की ये काउंसलिंग कर सकते हैं कि बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे कि उनको बच्चों को आप जंपिंग करा सकते हैं, बच्चों को स्किपिंग करा सकते हैं, रस्सी कूदने की एक्टिविटी करा सकते हैं। इससे उनकी हाइट जो होती है वो इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ उनको हाइट बढ़ाने का जो न्यूट्रिशन होता है वो दे सकते हैं। और फर्दर अगर उनको फिर भी लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फिर म्यूट हो गया है कमलदीप जी, आप। ओके मैम, थैंक यू। So thank you very much, Ankita ma'am. थैंक यू सर। Yes ma'am. So thanks to all students. सर You will अगर आप meet. परमिट करें तो एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ yes. मैम कितने बच्चे जो डल रहते हैं क्लासेस में, जैसे मेरा प्री स्कूल है, काफी सारे बच्चे कितने मतलब लोगों से डल रहते हैं, तो मतलब डू यू एडवाइस कि हर एक बच्चे का एक बार शुगर का टेस्ट करवाया जाए, फास्टिंग और वो, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था मेरे वहां के जुवेनाइल दो बच्चे इस तरह से मैंने टेस्ट करवाए तो दोनों को डायबिटीज आया था।
तो उसके लिए जो कुछ आपके मापदंड रहते हैं कि भाई कब सर मापदंड में यही चीज होती है कि जैसे मैंने आपको बताया भी था इसमें कि टाइम टू टाइम हम बच्चों की जो हेल्थ केयर करते हैं, उसमें क्या होता है कि हर बच्चे का आप मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। कि अपने स्कूल में आपने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया और बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप किया, जिसमें आप साथ में पेरेंट्स को भी बुलवाइए कि जो पेरेंट्स है वो साथ में रहकर और आप उसके बच्चे की काउंसलिंग करें कि उनको किस तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि इस एरिया में क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो मेडिकल हेल्थ सुपरवाइजर्स होते हैं वो ज्यादा इस चीज के प्रॉपर हेल्प कर सकते हैं। तो वो बच्चे की प्रॉब्लम को समझकर और फिर, क्योंकि एक रीजन है कि बच्चों के अंदर शुगर, डायबिटीज, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन हो सकता है दूसरा बच्चा डल हो तो वो न्यूट्रिशनली किसी तरीके का लैक नहीं हो, बल्कि उसको किसी तरीके का मोटिवेशन ना मिल रहा हो, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग होगी। तो इसके लिए बेटर ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास में इस तरीके की चीजें हैं, तो आप टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ में जो में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करके उनका चेकअप करा के फिर पेरेंट्स की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। जी मैम, हाँ, थैंक ये बड़ा अच्छा सजेशन दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि अभी जो फास्ट फूड की हैबिट्स हैं, वो बच्चों में फास्ट फूड हैबिट्स बहुत डेवलप हो रही हैं। तो हम स्कूल में एज ए टीचर, एज ए ऑनर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एनजीओज के साथ में, डॉक्टर के साथ में या अदर मेडिकल एसोसिएशन के साथ में अवेयरनेस कैंप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रेजेंट टाइम में जो फूड हैबिट्स है वो हमारे बच्चों के अंदर ये डायबिटीज और जो अन्य प्रकार के जो आज के समय में जो हमें बीमारियां देखने में मिल रही हैं वो हमारे बच्चों में नहीं हो। तो एक अवेयरनेस कैंप भी हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। प्लीज ज्वाइन एट 2 PM एज पर सेड। सर हेलो हाँ संजू सर, जी। आई हैव अ क्वेश्चन। मैम, ये जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पर होते हैं, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, कोई राइट हैंड से, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, ये किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। कुछ बच्चे अच्छा, जो होते हैं वो राइट हैंड को ज्यादा कंफर्टेबली प्रीफर यूज करते हैं और कुछ जो होते हैं वो लेफ्ट के करते हैं। इनिशियल में इसी कारण से देखा भी गया है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चे अपने हैंड्स को यूज करना शुरू करते हैं वर्क करने के लिए, तो हम उनको शुरू से ही, इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा राइट हैंडेड ही रहे, तो क्या है कि आप उनको शुरू से राइट हैंड के, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को लेफ्ट हैंड से किसी भी चीज को उठाना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो अगर हम उसी समय उनको बेटर लर्निंग देते हैं तो क्या होता है कि उनके लेफ्ट हैंड से वो राइट हैंड पे आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये अपने बच्चों का ट्रेट होता है कि कई बार आप बच्चों को कितना भी ट्रेनिंग दे लीजिए, अगर वो लेफ्ट हैंडेड चलते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से ही काम करेंगे और आगे फर्दर लाइफ में भी जाके क्या होता है, वो इस तरीके का कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं कि वो लेफ्ट हैंड से भी सारे वर्क को अप्रोप्रिएटली कर लेते हैं। मतलब इसमें हेरिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं है ना? नहीं, हेरिडिटी का इसमें इफेक्ट नहीं है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन मैम, कि ये जो ब्रेन डेवलपमेंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका सर बड़ा है, मतलब इसका ज्यादा दिमाग है, इसका सर छोटा है, कम दिमाग है, या फिर जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसका क्या इफेक्ट होता है, वो कैसे अफेक्ट करता है बच्चों को? क्या जो ब्रेन बड़े हेड डेवलपमेंट, वाले होते हैं उनका ज्यादा दिमाग होता है, ऐसा? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जैसे पढ़ा अभी तक, जितना मैंने बताया कि इनिशियल एज में क्या होता है, हमारे हेड का प्रोपोर्शन जो होता है वो हेड का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। बड़ा होता इसलिए क्या होता है, है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या चीज है कि अब हर किसी का इंडिविजुअल का अपना बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनका बॉडी का प्रोपोर्शन एकदम एडिक्वेट होता है कि हेड, ट्रंक, लेग रीजन जितना होना चाहिए उतना होता है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका, जैसे कि ट्रंक का रीजन बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो ये क्या होता है, अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बॉडी का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा माइंड कैसे काम करेगा, ब्रेन कितना डेवलप होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे के ब्रेन को हम कितना उसको डेवलप कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इनिशियल एज में
ब्रेन को हम जितना ज्यादा स्टिमुलस देंगे, उसके जो नर्व्स होते हैं वो उतना ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, वो उतना ज्यादा वर्क करते हैं। अगर उसको स्टिमुलेशन नहीं देंगे तो क्या होगा, वो डेड सेल हो जाएंगे, तो वो यूज करने का काम नहीं करेंगे। आप जितना ज्यादा सोचेंगे किसी चीज के बारे में, आपकी थॉट जो है वो उतनी ज्यादा रिफाइन होती है। तो सेम बच्चों के साथ भी यही चीज होती है कि हम उनको जितना ज्यादा किसी चीज को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम उनको जितना ज्यादा किसी भी चीज को इन्हांस करने के लिए, जितना ज्यादा अपने को प्रेजेंट करने के लिए देते हैं, उनके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग, अपने दिमाग को चलाने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो इसका हेड के साइज से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। ओके। और मैम ये स्लीप पैटर्न जैसे बोलते हैं कि ज्यादा सो रहा है तो मतलब अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ बच्चे कम सोते हैं मतलब उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा ठीक से, इसका भी कोई कनेक्शन है क्या? इसका मैम कोई कनेक्शन नहीं होता। ये हर बच्चे का अपना कंफर्ट का एक लेवल होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं इनिशियल एज में उनकी नींद जो होती है वो बहुत ही, कहते हैं ना कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट वाली होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनका पिन ड्रॉप साइलेंट वाला नहीं होता है। तो ये हर बच्चे का अपना पैटर्न होता है। ये होता है कि इनिशियल एज में कहते हैं कि बच्चे जितने ज्यादा सोते हैं या बच्चे सोने से क्या होता है, उनकी बॉडी को एक रेस्ट मिलता है। रेस्ट मिलेगा क्या होगा कि उससे उनके जो मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में रेस्ट लेना जो है वो जरूरी होता है। ओके, थैंक यू मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सर कैन आई गो थ्रू? सर एक्चुअली ये जो कोर्स है, इस कोर्स में मेंशन है कि हम अगर ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो प्राइमरी और प्री प्राइमरी दोनों को एलिजिबल होंगे पढ़ाने के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड तक। बट अभी क्या है कि स्कूलों में फर्स्ट एंड सेकंड के लिए भी बीएड कंपलसरी है, तो क्या ये कोर्स एक एलिजिबल है? इसके बाद हमें बीएड करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड को पढ़ाने के लिए आपको या बीएड फिर? करना पड़ेगा। ओके, ये कोर्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है सर, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़ा नॉट इक्विवेलेंट टू बीएड। ओके। और प्री प्राइमरी सेक्शन? यस, फॉर दैट यू मे बी एलिजिबल। ओके। और इसके साथ साथ दूसरे स्कोप जैसे आंगनवाड़ी है और उसमें एनजीओ है, उसमें एलिजिबल हो सकते हैं? यस 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 यस, जो लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और चूंकि स्कूल ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन ने इसको डिजाइन किया है, तो ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो उसका बेटर रिस्पांस दे सकते हैं। हालांकि जो लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में, मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम जो है एक तो बीएड के इक्विवेलेंट नहीं है, और दूसरा ये है कि जो फर्स्ट ग्रेड, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो टीचर्स होते हैं या प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर्स होते हैं, उसके लिए बीएड जरूरी है। ओके। हालांकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों के लिए, जैसे प्राइमरी टीचर अगर बनना है तो डीएलएड जरूरी होता है, सेकेंडरी एजुकेशन में अगर टीचर बनना है तो आपको बीएड जरूरी होता है। तो ये जो प्रोग्राम है एक एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया है नर्सरी टीचर्स के लिए, प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए। प्रेप सेक्शन में करा सकते हैं? यस यस। ओके, ओके, सो थैंक्स अगेन डॉक्टर अंकिता मैम।